मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अनअकैडमी में एंड वेलकम टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। माय नेम इज जॉनथन सर और आप मुझे प्यार से जॉनी सर बोलते हो और मैं आपको वापस स्वागत करता हूं एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड, या मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि ये एनसीईआरटी का खजाना है, क्योंकि नीट के पेपर को अगर आप एनालाइज करोगे जितने भी लास्ट 2 साल से आ रहा है, लिटरली आपके फिजिक्स का जो एनसीईआरटी है उससे डायरेक्ट छाप के आ रहा है। मतलब जो क्वेश्चन है ना, इंटेक्स क्वेश्चन बिना वैल्यू चेंज के डायरेक्ट तुमको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में दिया गया है। मतलब वैल्यूज भी सेम, आंसर भी सेम। जरा तो समझ लो कि एनसीईआरटी फिजिक्स का कितना इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। तो आपको हम लोग यहां पर क्या एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जितना निचोड़ के आपको जीरो टू हीरो लेवल लेके जाएंगे। और आप जरूर कमेंट करना कि आपको और कौन से चैप्टर्स चाहिए एनसीईआरटी वन शॉट में या एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड में। मैं आपको जरूर लेके आऊंगा और उसके हिसाब से भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो ठीक है, बिना किसी वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है पीपल, तो एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हम लोग करने वाले वन शॉट। लेट्स गो। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूं, एनसीईआरटी जो होता है वो इंट्रोडक्शन में आपको क्या देता है, एक जिस्ट दे देता है। एक जिस्ट दे देता है कि हम लोग चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ओके चलो। तो सबसे पहले उन्होंने यहां पर यूनिट को डिफाइन किया, ये यूनिट क्या चीज है करके। तो समझ लेते कि ये यूनिट है क्या। तो एक बार पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको बता दूंगा, इसको इजी भाषा में बता दूंगा। अब मैं यहां पर जो भी मार्क कर रहा हूं आप भी उसको मार्क कर लेना, जैसे कि नेक्स्ट टाइम जब आपको रिवीजन करना हो तो आप क्या करोगे कि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस मार्क वाला लाइन पढ़ोगे, साइड में जो नोट्स लिख रहे हो उसको रीड करोगे एंड दैट्स इट, बस बात खत्म। तो यहां पर क्या बोला गया, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड अ यूनिट। मतलब क्या है, अगर आप किसी चीज को मेजर करना चाहते हो, आप किसी चीज को अगेंस्ट मतलब कंपेयर करोगे ना। मतलब कंपैरिजन मतलब क्या होता है, अगर आप बोलोगे ये मेरा बॉटल है, आप ये बॉटल को एक रेफरेंस मान रहे हो, और फिर मैंने बोला कि ये एक बुक है, ये एक बुक है। आप बोलोगे ये देखो, आप बोलोगे ये बॉटल और ये बुक का जो लेंथ है ये बॉटल के बराबर है। तो यहां पर मेरा जो बॉटल है वो मेरा एक यूनिट हो चुका है, यहां पर मेरा एक यूनिट हो चुका है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड वैल्यू है, उसको हम लोग ने यूनिट मान लिया है, और वो यूनिट के हिसाब से हम लोग क्या मेजरमेंट कर लेते हैं। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो हम लोग को क्या समझ में आ गया है कि यूनिट जो है वो आपका इंटरनेशनली क्या है, एक्सेप्टेड वैल्यू है। क्या हमको इतना समझ में आ गया? हाँ जी, हम लोग को ये समझ में आ गया कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यू है, कि ये हमको समझ में आ गया। फिर हम लोग इसमें क्या बात कर सकते हैं, फिर इन्होंने क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात बोला है। न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात बोला है। क्या उन्होंने बोला, देखो क्या, दैट द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं एक नंबर और एक यूनिट के साथ। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। अच्छा, क्या है वो, ये क्या बताना चाहता है, देखो मतलब अगर समझो यहां पर मेरे पास एक नंबर है, और ये नंबर जो बेसिकली है ये मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है ये मेरा है न्यूमेरिकल, ये है मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो नंबर है इसको मैं n से रिप्रेजेंट करता हूं, n से। अच्छा, अभी ये जो मेजरमेंट होता है, ये जो मेजरमेंट होता है, देखो मैं तो लिख देता हूं, जो मेजरमेंट होता है, अगर आप किसी चीज को मेजरमेंट करना चाहते हो, आप कौन सा फॉर्मेट में करोगे? आप हमेशा फॉर्मेट में करोगे नंबर तो करोगे ही, और साथ ही साथ उसके साथ जो यूनिट अटैच्ड है वो ये बोलना चाहता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल एक एक करके देते हैं। मतलब यूनिट जो होता है उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है कि आपका किलोमीटर हो सकता है, उसमें आपका क्या हो सकता है, लीटर हो सकता है, उसमें आपका क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम अगर लेना है तो उसमें हम लोग मीटर क्यूब ले लेंगे, या आपका हो सकता है ओम हो सकता है जो आप रेजिस्टेंस में यूज करते हो। तो ये सब आपके क्या यूनिट्स होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू तो मतलब आपके नंबर्स हो गए। तो आपके जो मेजरमेंट होता है, तो आप क्या क्या मेजरमेंट बोल सकते हो, आप 2 लीटर बोल सकते हो, 2 किलोग्राम बोल सकते हो, 2 ओम रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो ये सब आपके क्या मेजरमेंट हो गए। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? यस, तो हम लोग को ये बेसिक चीज हम लोग को समझ में आ गई है। हम आगे बढ़ सकते हैं। सर आप आगे बढ़ सकते हो। फिर इन लोग क्या बात करते हैं, फिर इन लोग यूनिट्स को और तोड़ते हैं, चलो हम लोग इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, इसको और अच्छे से लिखते हैं और समझते हैं। इन्होंने यूनिट्स को और अच्छे से तोड़ा है।
यूनिट्स को जो है इसको और अच्छे से उन्होंने तोड़ा है, ठीक है। अच्छा चलो इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। यूनिट्स को उन्होंने अच्छे से तोड़ा है, क्या है वो तोड़ना, देखो यूनिट्स को उन्होंने दो हिस्सों में तोड़ा, दो हिस्सा तोड़ा। फर्स्ट हिस्सा क्या है आपका, है फंडामेंटल यूनिट। क्या है आपका, फंडामेंटल यूनिट। अच्छा, अभी जो वर्ड फंडामेंटल यूनिट है उससे आपको पता चल गया कि इसको और तोड़ा नहीं जा सकता। ये आपका एक बेस यूनिट है, ये आपका क्या है, एक बेस यूनिट है। हम लोग को ये बात समझ में आ चुकी है, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, ये पहले से एक्सेप्टेड फंडामेंटल यूनिट्स है, हमको ये बात समझ में आ गया। फिर एक और यूनिट हो गया, एक और यूनिट वो होता है आपका क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स हो गया। क्या है आपका, डिराइव्ड यूनिट्स हो गया, डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये डिराइव यूनिट्स क्या है, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ये किधर से तो डिराइव किया गया है, तो यह कहां से डिराइव किया है, ये फंडामेंटल और बेस यूनिट से, ये फंडामेंटल और बेस यूनिट से डिराइव किया गया है, फंडामेंटल और डिराइव यूनिट, बेस यूनिट से डिराइव किया गया है। अगर आपको इसमें भी एग्जांपल चाहिए, इसमें अगर एग्जांपल चाहिए तो आपके जो फंडामेंटल और जो बेस यूनिट्स है, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स है, ये आपके पास 7 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है आपके पास, 7 यूनिट्स है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, कौन से है, क्या क्या है वो बात करेंगे। बट 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स है, ये हम लोग को बात समझ में आ चुकी है। और ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स मिलाकर हमारे पास बहुत सारे डिराइव यूनिट्स बन चुके हैं। अभी ऐसा क्यों है, दैट इज बिकॉज आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज अनगिनत है यूनिवर्स में, बहुत सारे, मतलब आप 11th एंड 12th में इतने सारे यूनिट्स पढ़ने वाले हो, बहुत सारे। अगर हम लोग सारे यूनिट्स को एक यूनिक यूनिट दे देंगे फिर तो कितना भसड़ मच जाएगा, कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया कि 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स को तो हम लोगों ने क्या करके कैरेक्टराइज करके रख दिया है, और फिर ये 7 यूनिट्स को मिलाकर हम लोग कितना भी चाहे डिराइव यूनिट्स बना सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल चाहिए, अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो ऐसा कुछ होगा। एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है कि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये है, मेरे पास जो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट जो है, फंडामेंटल, एक मिनट रो, फंडामेंटल, हाँ फंडामेंटल यूनिट जो है वो मेरा क्या क्या है, वो मेरा है लेंथ के लिए, लेंथ के लिए मैं बोल सकता हूं मेरे पास मीटर है, और टाइम के लिए मेरे पास है सेकंड है, या जो उसको मैं स्मॉल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्या आपको बात समझ में आ गई है? तो ये मेरा फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। तो डिराइव यूनिट्स क्या क्या बन सकता है इसमें से, डिराइव यूनिट्स क्या क्या बन सकता है, मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी जो है, जो वेलोसिटी जो है उसको मैं लिख सकता हूं दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम विच इज बेसिकली लेंथ बाय टाइम लिख सकता हूं। इससे मुझे क्या पता चल गया, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो यूनिट आया ये आपका डिराइव्ड यूनिट है, ये आपका डिराइव यूनिट है, इतना मुझे समझ में आ गया। तो ये है आपको मुझे कोरिलेशन दिखाना था। तो अभी इसमें एक और बात है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट को अगर आपने प्लस कर दिया, अगर आपने इन सबको प्लस कर दिया तो जो चीज मिलती है ना, क्या चीज मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। इस ये पूरे चीज को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है? क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई होगी। यही एग्जैक्टली ये एनसीईआरटी में लिखा है, यही पूरे एनसीईआरटी में लिखा है। क्या क्या लिखा है देखो, एक बार पढ़ लो, एक और बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या कि फंडामेंटल यूनिट्स को पहले डिफाइन किया है, दैट उन्होंने क्या डिफाइन किया यहां पर फंडामेंटल और बेस यूनिट्स को, दैट द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। ठीक है भाई। फिर उन्होंने क्या बोला, डिराइव यूनिट्स की बात की है। क्या है डिराइव यूनिट्स? इट्स बेसिकली डिराइव यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं दैट विच आर ऑब्टेन्ड फॉर, क्या डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स, मतलब आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करके आपने डिराइव यूनिट्स बना दिए। ये हम लोग को बात समझ में आ गया। और फिर उन्होंने क्या बोल दिया, अ कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स बोथ द बेस, मतलब फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग ने इसको नाम दिया सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाम दिया। पूरे पेज को हम लोग ने निचोड़ के खत्म कर दिया है। देखो इतना डीप में जा रहे हैं हम लोग, हर चैप्टर कैसे करेंगे, आगे बढ़ते पीपल, आगे बढ़ते पीपल। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। अभी जैसे कि मैंने पहले बोला, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मतलब ऐसा यूनिट्स आने से पहले सारे देश जो है खुद के यूनिट्स यूज करते थे। मतलब पहले हमारे देश में होता था ना, हैंड स्पैन होता था, फुट स्पैन होता था, मतलब कितना आर्बिट्ररी वैल्यू था, है ना। तो उसके लिए क्या कर दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, हम लोग बात करेंगे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से क्या कर दिया, उन्होंने यूनिट्स को कैटेगराइज कर दिया जो अभी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, सब लोग यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग क्या कन्वर्जन वो सब कर सकते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। मेरे लिए भी 1 मीटर उतना ही है जितना कोई अमेरिका में जो बैठा है 1 मीटर उतना ही है। क्या समझ में आया? बट इससे पहले क्या आया था, 3 यूनिट्स और थे, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पहले से थे। वो कौन से है आपका? सीजीएस है, एफपीएस है और एमकेएस है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड,
फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये 3 यूनिट्स थे, बट बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। फिर क्या किया, एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया, दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली दे यूनिट्स। ये एक फ्रेंच का नाम है, या आप क्या बोल सकते हो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने क्या कर दिया, एसआई यूनिट्स। ये जो एसआई यूनिट्स है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको अब्रीवेट कर दिया। ये है बेसिकली एसआई, वो एसआई यूनिट्स लेके आए, ये एसआई यूनिट्स लेके आए। अब ये एसआई यूनिट्स क्या चीज है, इसको हम लोग और समझते हैं। अच्छा, अभी इधर ही लिख देते, चाहिए तो इधर ही लिख देते हैं। जो आपका जो एसआई यूनिट है, जो एसआई यूनिट्स है, इसमें आपके क्या है, आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स तो है ही। क्या है, आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स तो है ही, जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स तो है ही, और इसके साथ ये एसआई यूनिट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी डिराइव्ड यूनिट्स को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। फिर बात आई कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोग ने क्या कर दिया, कि और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी लेके आए, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी लेके आए, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी लेके आए। मतलब 7 फंडामेंटल यूनिट्स तो है ही, बट साथ ही साथ और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी लेके आए, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने वाले हैं। तो चलो क्या है वो हम लोग समझते हैं। दिस इज बेसिकली, अभी ये वाले स्लाइड में आपको ये बात ध्यान देना है कि यहां पर इन्होंने एसआई यूनिट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं उसके बारे में बोला है। क्यों यूज करते हैं, तो ये है उसका रीजन, क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन ये है। क्या है रीजन, दैट इज एसआई यूनिट्स यूज डेसिमल सिस्टम्स एंड कन्वर्जन्स विद इन द सिस्टम आर क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट। मतलब आप अगर किसी भी यूनिट को कोई और, मतलब फॉर एग्जांपल मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को सेंटीमीटर में, तो इसमें जो मैथ्स लगती है, जो डेसिमल कन्वर्जन्स लगता है, वो बहुत ईजी और कन्वीनियंट होता है। उसके लिए उन्होंने एसआई सिस्टम यूज किया। अभी ये जो पैरा है यहां पर वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की है यहां पर। तो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, इसको हम लोग बात समझते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं यहां पर एक ब्लैंक स्लाइड में लेके जाता हूं, आपको ब्लैंक स्लाइड में लेके जाता हूं, और हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो हम लोग को समझना है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट समझते हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट समझते हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, इसको बात समझता है ना जी, ठीक है। चलो इसको हम लोग बात समझते हैं। ये अपना 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स का आपका बन चुका है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आपका जो पहला यूनिट जो है वो है आपका प्लेन एंगल, वो है आपका प्लेन एंगल, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, अभी ये प्लेन एंगल क्या चीज है, चलो समझते हैं। प्लेन एंगल, एक सर्कल ले रहा हूं मैं, ये हो गया अपना सर्कल, और ये अपना सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ये अपना रेडियस है, और ये समझो ये जो रेडियस है ये आपका थीटा एंगल ऊपर गया। कितना गया, थीटा एंगल ऊपर गया, या थीटा एंगल आपका डिस्प्लेस हो चुका है। तो समझो ये इधर तक पहुंच गया, और ये बेसिकली इतना थीटा एंगल मूव किया है, तो ये जो आर्क लेंथ बनाता है, आर्क लेंथ मतलब क्या, ये जो येलो लाइन है, ये जो सर्कल का ये पार्ट है, येलो लाइन, इसको हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं। ये आर्क लेंथ को मैं बोल देता हूं एल है, ये एल है। तो ये हम लोग को रिलेशन एक मालूम है, क्या रिलेशन हम लोग को मालूम है, दैट एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये वाला जो रिलेशन है ये हम लोग को मालूम है, ये वाला रिलेशन जो है ये हम लोग को मालूम है। तो इट्स बेसिकली यहां पर ये जो एल इज इक्वल टू आर थीटा है ना, यहां पर ये थीटा जो है वो आपका प्लेन एंगल होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है प्लेन एंगल होता है, ये आपका प्लेन एंगल होता है। अच्छा, और इसमें खासियत क्या है, खासियत ये है कि इसका जो यूनिट्स है वो रेडियन होता है, वो आपका रेडियन होता है। मतलब थीटा यहां पर हम लोग रेडियंस में मेजर करते हैं। रेडियंस और रेडियन हुआ या डिग्री जो हुआ, इसका जो कन्वर्जन है बेसिक मैथ्स में पहले से कवर कर रखा, तो आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो रेडियन जो है वो अपना इसका एसआई यूनिट होता है, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। इधर लिख देते हैं यूनिट, ये आपका यूनिट होता है। हम लोग को बात समझ में आया। तो आप बेसिकली क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, आप ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, जो सेकंड चीज है जो आपके लिए जो नहीं हो सकती है, वो है आपका सॉलिड एंगल। अच्छा, अब ये सॉलिड एंगल क्या चीज है भाई, सॉलिड एंगल समझने के लिए यहां पर मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। देखो इस बेसिकली अगर समझो, मैंने यहां पर एक कोन बना रहा हूं, हाँ जी, ये कोन बन गया। ये कोन में अगर आप देखोगे कि ये जो कोन के अंदर जो एंगल बन रहा है ना, मतलब अंदर इसके जो कोन में ऐसा जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है,
अंदर जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब इसको विजुलाइज कैसे करें? इट्स बेसिकली आप इसको एक स्फीयर समझ लो, इसको आप स्फीयर समझ लो, और ये स्फीयर के सेंटर से ऐसा सबटेंड हो रहा है, ऐसा सबटेंड हो रहा है, और ये अंदर जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। सो अगर आपको इसको और समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हो। कैसे समझोगे? इट्स बेसिकली ये ऐसा है, ऐसा कोन है, ये अपना कोन बना दिया, ये कोन एरिया ए बना रहा है, ये कोन आपका एरिया ए बना रहा है, ये आपका थीटा एंगल है, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है। और आपका रिलेशन क्या होता है? इट्स बेसिकली आपका, सॉरी ये थीटा एंगल नहीं बनाएगा, ये हम लोग ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? रुको जी, इसको थोड़ा कनेक्ट करने दो। हाँ जी, ये अपना बन रहा है ओमेगा एंगल बन रहा है, ओमेगा एंगल। तो ये यहां पर ओमेगा जो आ रहा है वो हम लोग बोलेंगे एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आपका रिलेशन आ रहा है, ये आपका आ रहा है रिलेशन, ये आ रहा है आपका रिलेशन। और इसमें जो यूनिट्स है, इसमें जो यूनिट्स है हम लोग उसको स्टेरेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेरेडियन बोलते हैं, स्टेरेडियन। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी इसमें जो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नीट पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नीट पीवाईक्यू भी आया था, नीट पीवाईक्यू भी आया था, इसको हम लोग बात समझते हैं। नीट पीवाईक्यू आया था, क्या है वो बात? क्या है वो बात? उन्होंने पूछा था ऐसे दो क्वांटिटीज बताइए जिसके पास यूनिट्स तो है, जिसके पास यूनिट्स तो है बट डायमेंशन लेस है, डायमेंशंस बिल्कुल नहीं है। ये डायमेंशंस क्या है हम लोग बाद में सीखेंगे, उसकी टेंशन मत लो। बट क्या है? यूनिट्स तो है बट डायमेंशंस नहीं है। तो इसका आंसर है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। मतलब यूनिट्स तो है ही भाई, यूनिट्स दिख है, बट जो डायमेंशंस है वो नहीं है, डायमेंशंस जो है वो नहीं है। तो इसको आप बात ध्यान से इसको रखना, इसको आप ध्यान से रखना। ठीक है पीपल, ठीक है पीपल, आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़ सकते हैं। तो यही यहां पर यही चीज बोली है, यहां पर यही चीज बोली है। देखो यहां पर जो मैंने रेड से मार्क करके रखा है, और ये जो डायग्राम है वही डायग्राम है, और कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं, मैं आपको सब बता दिया यहां पर। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या किया है इन्होंने, ये थीटा के बदले में यहां पर डी थीटा बोला, तो इसको थीटा बोल सकते हो, एल के बदले में डीएस बोल दिया, तो यहां पर आप एल बोल सकते हो। तो इधर भी तो वही आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। देखो थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर, वही आ रहा है, कोई इशू नहीं है। मतलब मैंने बस क्या नोटेशन थोड़े अलग कर लिए। यहाँ पर भी सॉलिड एंगल में भी वही आ रहा है, देखो ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर, तो और कुछ यहाँ पर इशू नहीं है। अपना नीट का पीवाईक्यू इसमें आया था, क्या? द यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियन विद द सिंबल RAD एंड द यूनिट फॉर सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन विद द सिंबल SR। बोथ दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ये हम लोग को बात समझ में आ गई है। आगे बढ़े पीपल? यस, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेफर टेबल 11.1.1। अभी हम लोग ना थोड़ा इससे बाहर जाते हैं, थोड़ा बोर्ड से बाहर जाते हैं, जो मुझे आपको कुछ दिखाना था। देखो ये आपका जो टेबल है आपको एनसीईआरटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें क्या आपको रीड करना है, क्या ध्यान रखना है, वो आपको मैं बता देता हूं। आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो मैंने बोले थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थे वो आपके यहां पर लिस्टेड है। क्या क्या है वो है आपका लेंथ आता है, आपका मास आता है, आपका टाइम आता है, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका आ गया, और एक सेकेंड, आपका लुमिनस इंटेंसिटी। हाँ जी, ये देखो लुमिनस इंटेंसिटी, तो ये आपके साथ के साथ आपके यहां पर हो चुके हैं, आपके साथ के साथ यहां पर हो चुके हैं। दैट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी यहां पर आपका हो चुका है। आप इसको और एनसीईआरटी में अच्छे से देख सकते हो। और उसके जो आपके जो यूनिट्स है, आपके जो एसआई यूनिट्स है या नेम जो है वो भी आपके गिवन है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। यहाँ पर कैंडेला हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ज्यादातर। और सिंबल भी बोला हम लोग किस चीज से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एक जो चीज आपको जो रीड करना है वो आपको ये रीड करना है, ये आपको ये रीड करना है, ये आपको रीड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीड करना। आप बस रीड करने ला, याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो आपको एक जो क्वेश्चन पूछा था वो आपका सीजीएम के ऊपर था, सीजीएम के ऊपर। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि वो किधर है, वो आपको मैं बता देता हूं वो किधर है। ठीक है, हाँ जी, इसके बारे में बात हो रही है, रुको, इसके बारे में बात हो रही है कि यहां पर एक सीजीएम वाला एक चीज था। हाँ जी, ये देखो टाइम को कैसे डिफाइन किया है। उन्होंने बोला था कि कौन सा एटम यहां पर यूज किया है, तो यहां पर यूज किया सीजीएम, यहां पर यूज किया सीजीएम, यहां पर यूज किया है। तो मैं वही बोल रहा हूं, एक बार पूरा रीड मार लो, याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड मारोगे तो आपका हो जाएगा। तो ये सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करके हम लोग बहुत सारे और डिराइव क्वांटिटीज बना सकते हैं। दैट इज द मेन आइडिया ओवर हियर। अभी नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपका अपेंडिक्स वाला पोर्शन है, अपेंडिक्स वाला पोर्शन है। ये आपको आपके चैप्टर के एंडिंग में या आपके एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस में आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन। अच्छा, अभी यहां पर क्या है मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये बेसिकली कन्वर्जेंस है, ये बेसिकली आपके कन्वर्जेंस है। इसमें आपको सारे कन्वर्जेंस ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूं। आपको ध्यान रखना है गीगा याद रखना है, मेगा याद रखना है,
की हेक्टा करने की जरूरत नहीं है, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली और सेंटी याद रखना है बस। तो आप एक्सापेटा, टेरा और डेसी आप छोड़ सकते हो। अब ये कन्वर्जन बेसिकली क्या है, इट्स बेसिकली अगर समझो आपको कन्वर्ट करना है, क्या आपको कन्वर्ट करना है कुछ और लेते हैं, ठीक है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को अगर आपको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पर क्या मालूम है, आपको मालूम है 1 किलोग्राम आपका 10�3 होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हो 10�3 ग्राम हो गया। तो ये बेसिकली आप कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने मार्क किया आप उसको एक बार ध्यान रखना, आपका हो जाएगा। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। यस सर, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये थोड़े बहुत कॉन्स्टेंट्स है, आप इसको ध्यान रख सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा। अब मैं इतना गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है पीपल, ओके ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं यहां पर, हाँ जी, ये है आपका एसआई डिराइव यूनिट्स, मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करके आप डिराइव्ड यूनिट्स को यहां पर कर ले हो। तो यहां पर अगेन जितने भी आपको दिए हैं ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपका खुद डिराइव हो जाएगा। आई एम प्रॉमिसिंग, आपको 11th एंड 12th खत्म होते ही आपको ये सब याद हो जाएगा। बट एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग ने कैसे किया ये। फॉर एग्जाम्पल समझो यहां पर मुझे वॉल्यूम ने मैं काम करता हूं, मैं स्पीड या वेलोसिटी का कर लेता, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी का यहां पर मैं कर लेता हूं। तो मुझे पता है कि स्पीड जो है, मेरा स्पीड जो है वो है डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। और मुझे पता है कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मुझे पता है कि मीटर होता है और ये टाइम मेरा सेकंड होता है। तो यहाँ पर मुझे क्या आया, मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड आया, वही तो यहाँ पर लिखा है, वही तो यहाँ पर लिखा है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे डिराइव भी कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई मेंट ओवर हियर, दैट इज व्हाट आई मीन ओवर हियर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं पीपल, आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये थोड़े बहुत स्पेशल नेम्स वाले एसआई डिराइव यूनिट्स है। यहाँ पर स्पेशल नेम्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट को सम्मानित करने के लिए हम लोगों ने साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर दे दिया है। तो जहां पर भी कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, मतलब वो साइंटिस्ट के नाम होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज हो गया, फोर्स का न्यूटन हो गया, तो ये सब बेसिकली वही चीज है। आपको इसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ज्यादातर, एक बार रीड मार लो आपका काम हो जाएगा। एक बार रीड मार लोगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर डिराइव यूनिट्स करके स्पेशल यूनिट्स, जो स्पेशल नेम्स है उनको यूज करके और डिराइव किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब एक बार रीड मार लेना, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है पीपल, ठीक है, ये आपका याद हो जाएगा। तो ये सब हम लोग ने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। तो अपेंडिक्स वाला पोर्शन तो हो चुका, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसमें चले जाएंगे, हम लोग किधर जाएंगे, नोट्स में चले जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपेंडिक्स वाला पोर्शन तो अपना हो चुका है। अभी हम लोग बात करते हैं, अच्छा अभी हम लोग बात करते हैं मोल के बारे में, जो आपका एक 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बीच में एक था, मोल के बारे में। तो ये मोल का यहाँ पर एक स्पेशल चीज यहाँ पर बोली है कि मोल जो है वो इतना स्पेशल क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब भी आप किसी और फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स की बात करोगे, अगर मैंने बोला कि 4 सेकंड हो गया, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं टाइम के बारे में बता रहा हूं। यहां पर मैंने 4 सेकंड बोल रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि मैं टाइम के बारे में बोल रहा हूं। बट अगर मैंने बोला कि 3 मोल है, तो 3 मोल किसके भाई, 3 मोल एटम के, 3 मोल मॉलिक्यूल के, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल प्रोटॉन, तुम क्या चीज बोल रहे हो। तो यहां पर बस 3 मोल बोल के फायदा नहीं है, नहीं, आपको उसके साथ वो कौन सी एंटिटी या कौन से पार्टिकल के लिए बोल रहे हो वो बोलना बहुत जरूरी है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो उन्होंने यही बोला दैट व्हेन मोल इज यूज्ड द एलिमेंट्री एंटिटीज मस्ट बी स्पेसिफाइड, कि एटम है, मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है वो ही बताओ। तो वो यहां पर ये बोला गया है, बाकी किसी भी यूनिट में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार बोल दिया, फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर सेकंड, आपको पता चल रहा है वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर सेम चीज हो रही है, समझ में आ रहा है यहां पर, ओके। तो ये हम लोग को बात समझ में आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी बात आते हैं अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू हो रही है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार इसको समझ लेंगे तो ठीक है। चलो सिग्निफिकेंट फिगर समझते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग समझेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। चलो सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझा जाए पीपल, चलो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर आपको समझना है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, वो एग्जांपल समझने के बाद हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, मैं बोलना क्या चाहता हूं। समझो यहां पर मेरे पास एक डंडा है, ये डंडे को मुझे मेजर करना है, ये मेरा डंडा है, ये डंडे का मुझे लेंथ मेजर करना है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर मैं एक स्केल लेके आऊंगा, ऐसा एक स्केल लेके आऊंगा, हाँ जी सर एक स्केल लेके आ गया। और समझो रीडिंग कुछ ऐसा है कि ये मेरा 2.1 इधर आ रहा है, 2.1 इधर आ रहा है, ये मेरा 2.2 इधर आ रहा है और मेरा 2.3 इधर आ रहा है। तो आपको इधर दिख रहा है, आपको इधर शिद्दत से दिख रहा है कि इसका जो मेजरमेंट है वो करीब 2.2 और 2.3 के बीच में आ रहा है, 2.2 और 2.3 के बीच में आ रहा है, हमको यहां पर दिख रहा है। तो आप
पक्के से क्या बोल सकते हो, आप पक्के से बोल सकते हो, अगर आप इसका लेंथ लिखना चाहते हो, अगर आप इसका लेंथ लिखना चाहते हो तो आप यहां पर पक्के से बोल सकते हो कि 2.2 तो है ही भाई, 2.2 तो पक्के से है, क्योंकि यहां पर ये 2.2 को क्रॉस कर रहा है। आप क्या बोल रहे हो, 2.2 पक्के से है, यहां पर आप एकदम शिद्दत के साथ बोल सकते हो कि इसका लेंथ तो 2.2 तो है, बट यहां पर आ तो रहा है 2.3 और 2.2 के बीच में। तो आप क्या बोल रहे हो, आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मार के आप बोल रहे हो कि इसका लेंथ हो सकता है 2.27 पकड़ लो, 2.27 पकड़ लो। तो यहां पर आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलता है, सिग्निफिकेंट फिगर ये बोलता है कि 2.2 तो पक्का है, ये आपका पक्का वाला डिजिट है, ये आपका पक्का वाला डिजिट है। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या है ये आपका पक्का वाला डिजिट है, पक्का मतलब शिद्दत से तो इतना तो है ही। और जो 7 जो है ये आपका एक अनसर्टेन डिजिट है, ये आपका क्या है, एक अनसर्टेन डिजिट है, एक अनसर्टेन, आप बस एक अनसर्टेन ले सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स का डेफिनेशन यही है, पक्का डिजिट प्लस एक अनसर्टेन डिजिट इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? तो हम लोग यहां पर हम लोग डिफाइन करके लिख देंगे दैट significant figure is basically equal to पक्का, that is पक्का वाला डिजिट तो है ही, प्लस वन अनसर्टेन डिजिट को बस एक ही ले सकते हो, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अभी इसका जो तात्पर्य है या इसका जो यूज है हम लोग इसको आगे समझेंगे, क्योंकि अभी मुझे बस आपका इसका डेफिनेशन बोलना था। अभी हम लोग एनसीईआरटी में वापस चले जाते हैं। तो चलो हम लोग यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स के बारे में यहां पर पढ़ना शुरू कर लेते हैं। चलो, तो यहां पर क्या बोला है, दैट द रिलायबल डिजिट्स, देखो यहां पर इसका डेफिनेशन है क्या है, दैट, एक मिनट रुको, हाँ जी, द रिलायबल डिजिट्स मतलब जो पक्के वाले डिजिट्स है, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, मतलब वो मैंने जो बोला 2.27 में 7 है आपका एक अनसर्टेन है, 2.2 आपका पक्का है, आर नोन एज द सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर। क्या आपको बात समझ में आ गई? फिर यहां पर उन्होंने क्या बोला है, यहां पर एक टाइम पेंडुलम की बात कर रही है, मतलब सॉरी ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम की बात हो रही है। यहां पर क्या है, उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करके आया 1.62, तो उन्होंने बोला कि 1.6 जो है यहां पर मैं पक्के से बोल सकता हूं कि उतना है, बट 2 मेरा एक अनसर्टेन है, तो यहां पर मेरा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। कितना मेरा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसमें से मेरा क्या है, 2 तो पक्के हैं और एक मेरा पक्का नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ गया? ये बस वही एग्जैक्टली यहां पर बोला गया है, वही यहां पर बोला गया। थोड़ा बहुत और एग्जांपल दिया, आप चाहिए तो पढ़ सकते हो। यहां पर फिर इन्होंने प्रिसिशन और एक्यूरेसी वर्ड यूज किया है, प्रिसिशन और एक्यूरेसी वर्ड यूज किया है। तो चलो हम लोग प्रिसिशन और एक्यूरेसी को भी हम लोग बात समझ लेते हैं, प्रिसिशन और एक्यूरेसी को हम लोग समझ लेते हैं। चलो, तो यहां पर हम लोग को समझना है एक्यूरेसी, यहां पर हम लोग समझता है एक्यूरेसी और प्रिसिशन समझना है, एक्यूरेसी और प्रिसिशन हम लोग को समझना है। ये दोनों बहुत ना ऐसा कभी कभी सेम वर्ड्स लगते हैं, ये सेम वर्ड्स लगते हैं बट है नहीं, फिजिक्स में ये है नहीं, हम लोग को समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। देखो, अगर समझो मेरा जो ट्रू वैल्यू है, मतलब आपको पता है वो आंसर क्या है, आपको पता है, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जो ट्रू वैल्यू है, कोई भी ऑब्जर्वेशन आपने किया, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका जो ट्रू वैल्यू मतलब जो वैल्यू आना चाहिए वो आपका है, समझो समथिंग 2.17 कुछ तो आ रहा है, 2.17 कुछ तो आ रहा है। आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए एक्सपेरिमेंट में, और आपको यहां पर आ रहा है 2.18, 2.13 और 2.16 कर लेते, 2.16 ऐसा कर लेते। और आपने और भी ऑब्जर्वेशन किया आपके दोस्त ने, और उसको ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन है, दैट इज 2.183, 1.7634 ऐसा कुछ तो, और यहां पर लिख देता हूं मैं 2.1 ऐसा कुछ तो लिख देते, ठीक है। अभी देखो, अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, अगर आप ध्यान दोगे, ये जो है 2.18 जो है ये बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू है, ये बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू है। क्यों एक्यूरेट वैल्यू? क्योंकि ये आपके ट्रू वैल्यू से बहुत ही ज्यादा पास है, ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा पास है। बट मैं यहां पर बोलूंगा ये वाले एक्सपेरिमेंट में 1.7634 ये जो है ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। अभी आप बोलोगे है जी कैसे? एक्यूरेट का तो समझा, क्योंकि 2.17 और 2.18 उतना मतलब पास है। ये 1.7634 आपका और प्रिसाइज वैल्यू कैसे हो गया 2.17 के कंपैरिजन में? देखो यहां पर आता है उसका डेफिनेशन। प्रिसाइज वैल्यू ये नहीं बोलता कि वो मतलब कि कितना पास है, नहीं। प्रिसाइज वैल्यू ये बोलता है कि आप कितने डीप में जाके कैलकुलेट किए हो। मतलब ये देखो, ये जो 1.7634 है, ये
0.7634 जो नंबर है, इसका मतलब क्या मतलब बताता है कि आपने 4 डेसिमल प्लेस में अंदर जाके आपने उतना कैलकुलेट किया है, आपने उतना प्रिसिशन यूज किया है। मतलब आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें 4 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करने का कैपेबिलिटी है, आप वो दर्शाना चाहते हो। तो उसके लिए आप बोलोगे क्या कि ये और प्रिसाइज वैल्यू है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? मतलब क्या है, आपका जो मेजरमेंट आपने जो यूज किया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उसमें इतना कैपेबिलिटी है कि आप 4 डेसिमल प्लेस तक आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। ये है, मैं बोल सकता हूं कि इतना एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, नहीं एक्यूरेट नहीं है ये, बट ये प्रिसाइज बहुत है। क्यों है प्रिसाइज? दैट इज बिकॉज आप 4 डेसिमल प्लेस तक इसको आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। दैट इज द रीजन योर प्रिसाइज है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो ये है आपका एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बीच में का डिफरेंस। ये डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका लॉजिक यूज होने वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, ठीक है। अभी यहां पर इन्होंने बोला है कि ये रूल्स जो है ये हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ओके, significant figures indicate, as already mentioned, the precision of measurement which depends on the least count of the measuring instrument। अच्छा, अभी यहां पर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज लीस्ट काउंट। किधर गया भाई? हाँ जी, लीस्ट काउंट यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो चलो हम लोग लीस्ट काउंट क्या है हम लोग एक बार मान लेते हैं, एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, चलो हम लोग मान लेते हैं ये लीस्ट काउंट क्या होता है, हम लोग समझ लेते हैं। चलो लीस्ट काउंट, ठीक है, लीस्ट काउंट हम लोग समझते हैं। चलो लीस्ट, एक सेकेंड पीपल, हाँ जी, चलो लीस्ट काउंट हम लोग समझते हैं। लीस्ट काउंट, ठीक है, लीस्ट काउंट हम लोग समझने के लिए रेडी है सर, चलो समझते हैं। तो लीस्ट काउंट अगर हम लोग को समझना है तो मैं वापस से वो स्केल वाला एग्जांपल लेना चाहता हूं। तो देखो स्केल हमारा कुछ ऐसा कुछ होता है, स्केल हमारा ऐसा कुछ होता है कि यहां पर मेरा 0 होता है, यहां पर 0 होता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर एक बड़ा डंडा होता है, ये बड़ा डंडा होता है, ये अपना 1 होता है, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एक बड़ा डंडा होता है, ये अपना 2 होता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका 3 होता है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है अपना स्केल, ऐसा होता है। तो अगर आप ध्यान दोगे हर 1 सेंटीमीटर के बीच में आपको यहां पर 10 डिवीजन दिख रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है, कितने डिवीजन दिख रहे हैं आपको? यहां पर आपको दिख रहे हैं, अरे एक सेकेंड पीपल, हाँ जी, आपको यहां पर, अरे हाँ जी, देखिए एक आपको यहां पर 10 डिवीजन आपको दिख रहा है, 10 डिवीजन आपको दिख रहा है। अच्छा, और हर एक डिवीजन आपको क्या सिग्निफाई करता है? हम लोग को यहां पर पता चल रहा है कि जो हर एक डिवीजन आपका 0.1 सेंटीमीटर को यहां पर दर्शाता है। हम लोग को ये समझ में आ गया है। मतलब क्या, हर एक डिवीजन को आप आगे जाओगे, आपका 0.1 सेंटीमीटर आपके बढ़ते जाएगा। तो एग्जैक्टली वही तो हो रहा है। मतलब ये 0 था, 0.1 हुआ, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 0.9, और फिर ये 1 पे आ गया। मतलब आप बोलना ये चाहते हो द स्मॉलेस्ट जो आपका जो वैल्यू आप रिकॉर्ड कर सकते हो इज 1 डेसिमल प्लेस तक, 0.1 तक, मतलब इतना प्रिसिशन तक आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इतना प्रिसिशन तक मतलब 0.1 तक आप क्या उतना प्रिसाइज हो सकता है, मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक। तो लीस्ट काउंट आपको वो दर्शाता है। क्या आपको लीस्ट काउंट को पूरा फील मिल चुका है? समझ में आया? ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये 0 और 1 के बीच में, समझो 0 और 1 के बीच में, मतलब ऐसा 0 था और इधर 1 था, और इसके बीच में ऐसे 100 डिवीजन है। तो एक डिवीजन मतलब क्या हुआ? एक डिवीजन मतलब 0.01 यूनिट्स हो गया, 0.01 यूनिट्स। तो इसका लीस्ट काउंट भी 0.01 हो रहा है। इसका लीस्ट काउंट भी, अरे एक सेकेंड पीपल, ये क्या हो गया बीच में? आपका लीस्ट काउंट भी, एक सेकेंड इसको निकाल देते हैं, क्लियर ऑल नोटिफिकेशंस। हाँ जी, आपका लीस्ट काउंट जो है 0.01 यूनिट्स आपको यहां पर हो रहा है। हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। 0.01 यूनिट्स ये आपका लीस्ट काउंट हो गया। मतलब आप 2 डेसिमल प्लेस तक उतना प्रिसाइज जाके आप वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो लीस्ट काउंट हम लोग को यहां पर समझ में आ गया है। हम जाके एनसीईआरटी में जाके पढ़ सकते हैं। A choice of change of different units does not change the number of significant digits or figure in a measurement। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है यहां पर। मतलब अगर आपने एक नंबर लिया, आप उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर आपने वो नंबर को आपने उसको किसी और क्या बोलते हैं यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब किलोमीटर में था आपने उसमें मीटर में कन्वर्ट कर दिया, वो कन्वर्जन करने के बाद भी दोनों डिजिट्स में सिग्निफिकेंट डिजिट्स वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। वो आपका फर्स्ट रूल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसकी वजह से बहुत सारी गलती होती है। मतलब अभी इसका जो एग्जांपल है वो यहां पे बोला गया है। फॉर एग्जांपल यहां पर उन्होंने 2.308 का यहां पर उन्होंने क्या बोला है, एग्जांपल दिया है। अभी मुझे पता है कि आपको निकालना कैसे नहीं मालूम है, बट मुझे भरोसा करके रखो और मेरी बात समझो।
यहां पर जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज 2.308 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2.308 सेंटीमीटर में। हम लोग ने क्या कर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको क्या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। इधर भी अभी भी 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। अभी आप बोलोगे हैं इधर 4 है, इधर तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, हाँ वो आपको रूल्स नहीं मालूम उसके लिए। बट ये फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, इवन दो आप कन्वर्जन कर रहे हो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। आप कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है या नहीं वो कैसे करेंगे आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। तो ये बेसिकली उन्होंने वही बोला है, आपको इतना बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है। अभी ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है, आपको ये समझना है। फर्स्ट रूल बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। क्या है वो फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल ये बताता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब 1 से लेके 9 तक के जो भी डिजिट्स आ गए अगर आ गए वो आपके सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, डेसिमल हो या ना हो, डेसिमल हो या ना हो, कोई भी डिजिट, जीरो छोड़ के बाकी कोई भी आपका क्या हुआ सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाता है। तो ये फर्स्ट रूल अपने को कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अपने को मतलब प्रॉब्लम किससे है? प्रॉब्लम अपने को जीरो से है, प्रॉब्लम अपने को जीरो से है। तो चलो जीरोस के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड रूल, ऑल द जीरोस बोला है, ध्यान देना, ऑल द जीरोस बोला है, जीरोस, जीरो नहीं जीरोस बोला है, मतलब प्लूरल बोल रहा है, प्लूरल। ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल, मतलब डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, डेसिमल पॉइंट या ना हो, अगर समझो ऐसा कुछ नंबर है दैट इज 23.0080, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। एक काम करते इसको ये निकाल देते, हाँ जी ऐसा कुछ है। तो अगर आप ध्यान दोगे इसमें कितने आप बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, आप बोलोगे 3 है, बट आप ये 2 जीरोस को भी काउंट करोगे, मतलब इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दो जीरोस है, ये 3 और 8 के बीच में आ रहा है, जो दो खुद सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो वो बोल रहा है कि अगर कोई भी जीरोस कितने भी हो, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ रहा है, डेसिमल हो या ना हो, आप उनको काउंट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये सेकंड रूल भी हम लोग को समझ में आ गया है। इफ द नंबर इज लेस देन 1, ओहो, अभी यहां पर x अगर एक नंबर है, वो अगर आपका 1 से छोटा है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये नंबर्स की बात हो रही है। 1 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं, आपका क्या पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, बट 1 से छोटा उसकी बात हो रही है। तो उसने बोला है इफ द नंबर इज लेस देन 1 then the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are significant। भाई ये क्या बोल रही है, क्या अंग्रेजी झाड़ रहा है? सिंपल सी बात है, यही एग्जांपल ले लेता हूं, यही एग्जांपल ले लेता हूं। क्या एग्जांपल? वो देखो यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला है अगर मैं बोलूं 0.00238, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। बेसिकली ये नंबर के पीछे लेफ्ट में जितने भी आपके जो डिजिट्स है, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाले जो डिजिट्स है, ये आपके नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें बेसिकली कितने सिग्निफिकेंट है आपके? ये आपके बस यहां पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 3 सिग्निफिकेंट यहां पर डिजिट्स है। अब ये आप बोलोगे क्यों भाई ये 0 और ये 0 आपके नॉन सिग्निफिकेंट क्यों है? देखो ये वाला रीजन बताता हूं, क्योंकि आप ये वाले 0 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.00238, ऐसा भी तो लिख सकते हो, आपको ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है ना। हम तो बस कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ऐसा इसको 0.0 लिखते हैं ना, पॉइंट भी तो लिखते हैं बस 0.00238, वो एक रीजन समझा। ये 0 नॉन सिग्निफिकेंट क्यों है? अच्छा, इसका जो लॉजिक है साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ेंगे हम लोग, अभी के लिए थोड़ा सा टीजर के लिए एक बार बचा के रखो, सस्पेंस में रहो, ठीक है? अच्छा ये समझ लिया। फिर हम बात करते हैं टर्मिनल जीरोस की। क्या? द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट की बात हो रही है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब एग्जांपल देखो, यहां पर 123 मीटर्स में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 1 2 और 3। हम लोगों ने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अभी भी रूल क्या है कि कन्वर्ट करते हो तो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर बढ़ना नहीं चाहिए। तो यहां पर भी 3 ही है, तो ये आप ये वाले जीरोस और ये वाले जीरोस को काउंट नहीं करोगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इधर अभी भी 3 ही है, यहां पर भी कितने? अभी भी 3 है, क्योंकि आप इनको काउंट नहीं करोगे, जो भी ट्रेलिंग है उनको काउंट नहीं करोगे। बट हाँ, ये 0 के बाद एक और नंबर लग जाता है ऐसा कुछ, तो ये सिग्निफिकेंट बन जाता है। क्या आपको बात समझ में आई? यस सर। तो ये हम लोग को बात समझ में आई। फिर द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बोलूं 3.5 इज इक्वल टू 3.50 इज इक्वल टू 3.500 इज इक्वल टू 3.5000, आप बोलोगे यस ये बराबर लिखा हूं मैं,
ये मैं बराबर लिखा हूं, ये तो कोई शक नहीं है। बट इवन दो ये मैथमेटिकली करेक्ट है, मैथमेटिकली ये वैल्यू करेक्ट है, मैं बोलूंगा इसमें बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें आपके 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। अब बोलेंगे कैसे? दैट इज बिकॉज यहां पर हम लोग ये वाले जीरोस डेसिमल नंबर्स में हम लोग जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, मतलब जो एंडिंग में जो नंबर्स आते हैं, एंडिंग में जो जीरोस आते हैं, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। आप बताओगे लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला था, कितना डेसिमल पॉइंट तक आप वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हो, उससे और प्रिसाइज वैल्यू मिलता है। मतलब 3.5 ये वाले नंबर से आप ये दर्शाना चाहते हो कि ये मैं बस 1 डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट कर सकता हूं। इधर आप बोल रहे हो कि मैं 2 डेसिमल पॉइंट तक कर सकता हूं, इधर आप बोल रहे हो मैं 3 तक कर सकता हूं, इधर अब मैं बोल रहा हूं 4 तक कर सकता हूं। तो बेसिकली यहां पर प्रिसीजन बहुत चेंज हो रहा है, उसके लिए यहां पर ये मेरा जीरोस भी आपका सिग्निफिकेंट हो जाता है। आप बोल रहे हो कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट अगर मैंने यूज कर दिया तो मैं 3 डेसिमल प्लेस तक आपको कैलकुलेट करके दे सकता हूं, उसके लिए ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। मतलब मैं आपको 3.501 3.502 जैसे वैल्यूज भी कैलकुलेट करके दे सकता हूं, उसके लिए यहां पर ये मेरा सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ये पूरा रूल्स भी मैंने निचोड़ के आपको दे दिया है। ठीक है पीपल, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि एम्बिग्युइटीज को कैसे निकाले। जैसे कि मैंने बोला था साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब देखो ये जो आपका जो नोटेशन है, ये वाला एग्जांपल की बात हो रही है, ये वाले एग्जांपल की बात। तो आप बोलोगे यहां पर यार ये जीरो को काउंट क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया, इसको हम लोग कैसे इसको ठीक करेंगे? ये ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन को लेके आए। क्या है वो साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन क्या बताता है? देखो ध्यान से देखो, साइंटिफिक नोटेशन ये बताता है कि हर नंबर को, जो भी आपका नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन पहले लिख देते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, इसको हम लोग देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। जो भी नंबर है आप उसको a इंटू 10⁻⁵ के फॉर्मेट में लिख दो। a इंटू 10⁻⁵ के फॉर्मेट में लिख दो। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन बताता है। अब इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? देखो, ट्विस्ट ये है कि a जो है आपका 10 और 1 के बीच में होना चाहिए। 10 और 1 के बीच में होना चाहिए, ये आपका ट्विस्ट है। 10 और 1 के बीच में होना चाहिए, ये आपका ट्विस्ट है। ठीक है, ये आपको ट्विस्ट समझा? तो आप एक काम करते हैं, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ठीक है, हाँ जी, ये आपका 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, ये आपका ट्विस्ट है। और ये जो 10 है वो b जो है वो आपका कोई भी पावर हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट ट्विस्ट ये है आपका, मतलब आपका a जो है 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। अभी आप साइंटिफिक नोटेशंस को हम लोग कैसे करेंगे, देखो पढ़ लो। टू रिमूव सच एम्बिग्विटीज तो मैंने आपको बोल दिया है। इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द बेस्ट वे टू प्रॉपर्ली रिपोर्ट इज एवरी मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन दैट इज इन द पावर ऑफ 10। मतलब क्या, इसका चाहिए तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ये एक आपका एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल देख लो, 4.700 मीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? बहुत सिंपल सी बात है, अभी भी सीखा। ये तो है ही। फिर ट्रेलिंग जीरोस है, इसको हम लोग काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेलिंग है, नहीं, बट इसमें डेसिमल है तो करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिसिशन देता है। तो ये भी है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब आप इसको कुछ भी कन्वर्ट करो, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने ही चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? अगर इसको मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। चलो तो सेंटीमीटर में कैसे करेंगे? मैं ऐसे लिखूंगा इसको 4.700 इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट, हो गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने के लिए मुझे ये 10 स्क्वायर ढूंढने की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं बस इधर से देख लूंगा 1 2 3 4, अभी भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? 4.700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। अभी भी कितना है? इधर भी 4 ही है, इधर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही है। तो देखा साइंटिफिक नोटेशन को कैसे हेल्प कर रहा है। तो आप पावर्स में खेलते रहो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका ये जो a वाला जो वैल्यू है वो आपका 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए, वो आपका पहला कंडीशन है। और आपका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। क्या आपको बात पूरी समझ में आ गई है? समझ में आ गई होगी। फिर देखो नेक्स्ट रूल क्या बताता है। नेक्स्ट रूल क्या है? द साइंटिफिक नोटेशन इज आइडियल। ठीक है, हाँ। अब देखो, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, अच्छा अभी इन लोग ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल। अच्छा डेसिमल पॉइंट नहीं है। द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, यही हम लोगों ने रूल पहले देख लिया है।
फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल, अगर डेसिमल है और ग्रेटर देन 1 है, द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ये हम लोगों ने देखा है क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट में जीरोस जो है वो आपको प्रेसिशन को दर्शाता है, तो उसके लिए वो आपका सिग्निफिकेंट होता है। तो ये हम लोग को पता चल गया है ना। और यहां पर अगर आप देखोगे ये आपका नॉन सिग्निफिकेंट है, 0 पॉइंट वाला जो नॉन सिग्निफिकेंट है, बट ये जो 1 2 5 0 है ये आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये 0 तो आपका सिग्निफिकेंट है क्योंकि प्रिसिशन को दर्शाता है, तो यहां पर आपका 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया। क्या आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है। फिर यहां पर उन्होंने कांस्टेंट्स की बात की है, कांस्टेंट्स की बात की है, ये जो 6th रूल है कांस्टेंट्स की बात की है। क्या है मतलब? फॉर एग्जांपल मैं ढूंढ रहा हूं c इज इक्वल टू 2 पाई r, c इज इक्वल टू 2 पाई r, या मैं बोल दूं d इज इक्वल टू r बाई 2r, d इज इक्वल टू 2r, या r इज इक्वल टू d बाई 2, r इज इक्वल टू d बाई 2। अगर आप इसमें ध्यान दोगे ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो जो भी फॉर्मूला में जो आपके कांस्टेंट वैल्यू होते हैं ना, जो भी फॉर्मूला में आपका कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, उनके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं? कितने सिग्निफिकेंट होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ये 2 के पास इनफाइनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको कैसे लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो, 2.0 लिख सकते हो, 2.00 लिख सकते हो, 2.00000 लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। तो इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, वो यहां पर बोला गया है। क्या आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है, एक बार रीड मान लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी रूल्स फॉर अरिथमेटिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल्स तो समझ लिया भैया। अभी हम लोग समझना चाहते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम कैसे करें, है ना। अच्छा, अभी देखो सिंपल सी बात है, यहां पर ये जो एग्जांपल गिवन है ना, ये एग्जांपल से मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि हम लोग ये रूल्स क्यों लेके आना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, देखो यहां पर मेरे पास मास है, यहां पर मास गिवन है, कितना मास गिवन है यहां पर गिवन है 1 सेकेंड, कितना मास गिवन है यहां पर? अच्छा 4.237 ग्राम है, और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग को डेंसिटी कैलकुलेट करने बोला है, डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। तो यहां पर मैं आपको डिवाइड करके दिखा दूंगा और फिर रिलेशन बता दूंगा। रिलेशन आपको बताऊंगा कि क्या है। देखो 4.23 डिवाइडेड बाय 2.51, अगर आपको देखोगे देखो मुझे पता नहीं आपको कितना दिख रहा है, बट बहुत सारे डेसिमल दिख रहे हैं, बहुत सारे डेसिमल वैल्यूज दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, देखो दिख रहे हैं, इतने सारे डेसिमल वैल्यू दिख रहे हैं। मतलब असलियत में जो है वो कुछ तो आ रहा है 1.6852589, मतलब कुछ तो इतना बड़ा नंबर कुछ तो गिवन है। बट यहां पर एनसीईआरटी में क्या बोला है? उन्होंने यहां पर इसको बोला कि ये तो हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते करके बोला है। क्यों? बताता हूं क्यों। सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकल बात बोलने वाला हूं मैं। यहां पर प्रिसिशन कितना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मुझे यहां पर पता है। यहां पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर मुझे पता है। यहां पर मैं ऐसा लॉजिक लगा सकता हूं कि यहां पर मेरे पास प्रिसिशन कितना है? बस 2 डेसिमल प्लेस का है। यहां पर कितना है? बस 2 डेसिमल प्लेस का है। अगर मेरा प्रिसिशन ही 2 डेसिमल प्लेस का है, मेरा इनपुट वैल्यू ही 2 डेसिमल प्लेस का है, मुझे जो आउटपुट वैल्यू मिल रहा है वो 2 डेसिमल प्लेस से ज्यादा कैसे मिल सकता है? यही तो लॉजिक है। क्या आपको बात समझ में आया? मतलब मैंने मास कैलकुलेट करने के लिए जो प्रिसिशन यूज किया है उसमें बस 2 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट कर पा रहा हूं। वॉल्यूम के लिए भी मैं बस 2 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट कर पा रहा हूं। तो डेंसिटी भी मैं इतने सारे डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट कैसे कर पा रहा हूं? सिद्धांत सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब मैं यहां पर 3 तो मैं पक्के से बोल सकता हूं, तो यहां पर भी बस 3 ही होना चाहिए। यहां पर भी क्या होना चाहिए? बस 3 ही होना चाहिए। तो असलियत में आप इसको बस 1.68 ही लिख सकते हो। आप ये बाकी के जो डिजिट्स है आपको इसको निकालना पड़ेगा। अब ये निकालने वाले का भी रूल्स अलग है, फिर इसमें राउंडिंग ऑफ वो सब आ जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इसका आंसर 1.68 आना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मैथमेटिकली बराबर है, मैं नहीं बोल रहा मैथमेटिकली गलत है, नहीं, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के हिसाब से ये आपके बहुत क्या होगा, ये आपका ठीक नहीं होगा। आपको बस समझ में आ गया। अभी नीट में कैसे क्वेश्चन आएंगे? नीट में आपको वही बोलेंगे, मास गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, आपको डेंसिटी कैलकुलेट करने बोलेंगे। अभी आपको डेंसिटी मतलब ये कैलकुलेट करना नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको पता है इधर 2 है, इधर 2 है, तो इधर भी इधर 3 सिग्निफिकेंट है, इधर 3 सिग्निफिकेंट है, तो आंसर में भी 3 ही होना चाहिए। और ऑप्शन में ऐसा एक ही ऑप्शन होगा जिसमें बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसमें आप टिक करके आगे 4 नंबर लेके आ जाना। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला रूल यहां पर है मल्टीप्लिकेशन का। उन लोग को मल्टीप्लिकेशन का यहां पर रूल चाहिए। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है। देखो मल्टीप्लिकेशन में उन्होंने बोला है, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में सेम रूल है। द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी एज सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब देखो कुछ नहीं, बहुत सिंपल, स्टिल डेंसिटी कैलकुलेट करना। 4.237
2.51। यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है अगर आप देखोगे, यहां पर हम लोग को दिख रहा है 1 2 3 4, यहां पर हम लोग को 4 दिख रहा है, 4। यहां पर कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल ये बताता है कि आंसर में भी उतना ही होना चाहिए, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितना सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला है। मतलब अगर देखो इसमें मैं इसको डिवाइड करूंगा, दैट इज 4.237 डिवाइडेड बाय 2.51, देखो इतना बड़ा नंबर आ रहा है, इतना नंबर बड़ा कुछ तो नंबर आ रहा है, बट तो इसमें क्या नंबर आ रहा है 1.6880, मतलब असलियत में क्या आ रहा है 1.68880, कुछ तो आ रहा है। बट आप क्या कितना ही ले सकते हो, आप बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही ले सकते हो, क्योंकि सबसे कम 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 क्या हो जाएगा 1 2 3, मतलब 1.68 तक ही ले सकते हो। बट इन्होंने 1.69 कैसे लिख दिया, वो राउंडिंग ऑफ वाला रूल है, वो राउंडिंग ऑफ वाला रूल है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। बट इतना हमको क्या बात समझ में आया कि बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही ले सकते हैं, क्योंकि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इधर यहां पर 3 है। क्या आपको समझ में आया? यस सर, हम लोग को समझ में आ चुका है। ओके, यहां पर हम लोग को समझ में आ चुका है। अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखो, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर्स विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, यहां पर हम लोग डेसिमल प्लेस को देखते हैं। मतलब देखो, अगर समझो मुझे यहां पर ऐड करना है, 436.32 को ऐड करना है 227.2 से, यहां पर 0.301 से, सब कुछ ऐड करना है, तो यहां पर मुझे आंसर क्या आ रहा है, यहां पर मुझे आंसर आ रहा है 663.821। बट यहां पर अगर मुझे इसको सिग्निफिकेंटली करेक्ट लिखना है, तो यहां पर मैं कितना डेसिमल प्लेस तक लिख सकता हूं, क्योंकि इधर मैं बस एक डेसिमल प्लेस तक लिख सकता हूं, क्योंकि यार सबसे कम तो यहां पर 227.2 है, एक डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट शिद्दत से कर पा रहा है, तो आंसर में भी तो पक्के से आप बोल सकते हो ना कि एक डेसिमल प्लेस तक सही होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या आंसर क्या लिखेंगे, 663.8 लिखेंगे यहां पर, इसका आंसर वो आएगा, उसका आंसर वो आएगा। क्या आपको बात समझ में आया? ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो सबसे कम है उतना आप लगा दो आउटपुट में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जिसका सबसे कम डेसिमल प्लेस है उतना ही कम डेसिमल प्लेस आपका फाइनल आउटपुट पे आना चाहिए। क्या समझ में आ गया? अभी देखो इसको हम लोग समझते हैं। देखो उन्होंने आंसर क्या 663.8 यहां पर कर लिया। यहां पर देखो देखो बताता हूं, 0.307 को आपने 0.304 से माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया तो आपको ये आंसर आया, ये आपको ये आंसर आया। अभी आपको मालूम है इधर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इधर कितने डेसिमल प्लेस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख रहे हो, इधर आपका 3 डेसिमल प्लेस है, इधर भी आपका 3 डेसिमल प्लेस है, तो इधर भी आपका 3 होना चाहिए, तो आपने इधर 3 लिख दिया, यहां पर आपने 3 यहां पर लिख दिया। बट यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इधर सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इधर आपको बस दिख रहा है 1 है, इधर कितना है, इधर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है। तो आप तो ये मैच है, ऐसा तो अलाउड नहीं है, तो आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 3 इंटू 10⁻³ में आपने कन्वर्ट कर दिया। क्या आपको बात समझ में आ गया? क्या आपको बात समझ में आ चुका है? ठीक है पीपल, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी राउंडिंग ऑफ सर्टेन डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा रूल है और बहुत चिंदी है, मतलब कुछ ज्यादा इशू नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल। मतलब अगर आपको राउंडिंग ऑफ करना है, तो इसमें राउंडिंग ऑफ में देखो, राउंडिंग ऑफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ में 3 केस बनते हैं, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अच्छा क्या क्या केस बन सकते हैं? देखो, पहला केस है आपका लेस देन 5 वाला केस, सेकंड केस है आपका ग्रेटर देन 5 वाला केस, थर्ड केस है आपका इक्वल टू 5 वाला केस, इसको हम लोग समझते हैं। लेस देन 5, अगर जो नंबर को आप निकालना चाहते हो, मतलब क्या, एग्जांपल देता हूं। देखिए एक काम करते हैं, पहले रूल लिख देते हैं। लेस देन 5 है तो अनचेंज्ड करने का, अनचेंज्ड, कुछ नहीं करने का, अनचेंज्ड। ग्रेटर देन 5 है तो +1। अभी आप समझेगा ये क्या बोल रहा है, आपको समझेगा, कोई इशू नहीं। इक्वल टू 5 उसको हम लोग बाद में देखते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा अलग फंडा है। ठीक है, देखो अगर अनचेंज है, मतलब क्या, 1.632 ऐसा कुछ तो है, 1.632 है, बट आपको क्या करना है, इसको कम कर 245, हाँ, आपको क्या करना है, आपको बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, आपको बस इधर तक चाहिए, इधर तक। तो अब क्या करो, आपको ये वाला नंबर निकालना पड़ेगा, 245 को निकालना पड़ेगा, तो आप निकालो। बट इधर ध्यान दो, क्या ध्यान देना आपको, इधर क्या ध्यान देना है कि ये जो 2 है वो आपका लेस देन 5 है। ठीक है, मतलब देखो एक बार ऐसा देखते हो, देखो, हाँ सॉरी, वो आपका ये जो 3 है वो आपका लेस देन 5 है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका आप आंसर लिख सकते हो 1.63, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ गई है? ये देखो यहां पर क्या बोला है, द रूल बाय कन्वेंशन इज दैट द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेस्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 एंड इज लेफ्ट अनस्टेन्ड इफ द लैटर इज लेस देन 5। मतलब क्या, देखो
बट वॉट इफ द नंबर इज, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहां पर एग्जाम्पल देना है कि ये देखो अ नंबर 2.746 राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 2.75 मतलब देखो यहां पर आप देखोगे ये जो 0.6 है, देखो इसका कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर जो ये जो 6 है ये आपको उसको निकालना है, तो ये जो है ये खुद आपका ग्रेटर देन 5 है, तो आपको यहां पर एक +1 करना पड़ेगा और आप इसको निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? मतलब आपको 6 को निकालना है, 6 आपका ग्रेटर देन 5 है, तो आपको यहां पर ये 4 में ऐड करना पड़ेगा। ये आपका एक प्रिंटिंग मिस्टेक है एनसीईआरटी का, ये आपका होना चाहिए 2.75 होना चाहिए, 2.75 आपका होना चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो वैसे ही ये वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, ये वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो मैं एक और बार आपका बता देता हूं, एक और बार बता देता हूं क्या है ये कि 1.6345 तो यहां पर मुझे बस 3 सिग्निफिकेंट चाहिए, तो ये 4 5 को निकालना पड़ेगा। तो ये 4 5 में आपको पहले ये चेक करो, ये 4 आपका ग्रेटर देन 5 है कि लेस देन 5 है? लेस देन 5 है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1.63 आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्या आपको बात समझ में आया? बट अगर ग्रेटर देन 5 है मतलब क्या होगा, क्या होगा इसका नंबर, मतलब 1.6378 ऐसा कुछ नंबर है, तो 1.63 तो आपको रखना ही पड़ेगा। 7 8 को निकालना चाहते हो, बट 7 आपका ग्रेटर देन 5 हो गया, तो आपको +1 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.64 हो गया इसका आंसर। क्या आपको बात समझ में आ गया? अभी इक्वल टू 5 की बात करते हैं, इक्वल टू 5 की बात करते हैं। इक्वल टू 5 में आप क्या करोगे? देखो मतलब समझो ऐसा कुछ है 1.6352, अगेन आपको बस 1.63 चाहिए, आपको 52 को निकालना है, बट यहां पर 5 है, कैसे कंपेयर करोगे? आप देखोगे ये वाला जो डिजिट है, ये वाला जो डिजिट है, ये वाला जो डिजिट है वो इवन है कि ऑड है? अगर इवन है, अगर इवन है तो कुछ चेंज नहीं करोगे। इफ इवन, अगर इवन है अनचेंज करोगे, अनचेंज। अगर ऑड है, अगर ऑड है तो +1 करोगे, ऑड है तो +1 करोगे, इवन है तो अनचेंज कर, कुछ भी चेंज नहीं करोगे। मतलब यहां पर 3 आपका ऑड है तो आपको इसको अनचेंज करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, दैट इज 1.64 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है? बट अगर ये 3 नहीं होता, अगर ये 4 होता तो आप डायरेक्टली 1.64 आप इधर लिख सकते हो। क्या बात समझ में आया? राउंडिंग ऑफ का रूल्स आपको एकदम चमका होगा, पूरा चमका होगा। ठीक है पीपल, तो देखो यहां पर इंटेक्स क्वेश्चन है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना होता है। देखो सिंपल सी बात है, यहां पर उन्होंने बोला कि साइड ऑफ अ क्यूब बोला है, तो साइड यहां पर गिवन है, यहां पर साइड यहां पर गिवन है, दैट इज बेसिकली आपको यहां पर गिवन है a इज इक्वल टू 7.203 यहां पर गिवन है साइड ऑफ द क्यूब मीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? अच्छा यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया बोला, एरिया कैलकुलेट करने बोला है, दैट इज मुझे पता है 6a² होता है ना, 6a² होता है। एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर बोला है, दैट इज a³ बोला है उन्होंने, a³ कैलकुलेट करने बोला है। एंड क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिंपल सी बात है, अगर मेरा साइड में इससे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी कितने होने चाहिए? 4 ही होने चाहिए। एरिया इज बेसिकली 6a² होता है, 6a², तो आपने 6 इंटू 7.203 का स्क्वायर आपने कर लिया, अच्छा अभी इसका आंसर क्या आता है? देखो अभी देखो सिंपल सी बात है, ये तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ये नीट में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन सही कर सकते हो। देखो यहां पर उन्होंने कैलकुलेट किया, तो यहां पर क्या आ रहा है? 311.299254 आ रहा है। आपको बस 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो इधर भी आपको 4 ही चाहिए होगा, दैट इज 311.2 तक ही चाहिए होगा। आपको ये 9999925 निकालना पड़ेगा, तो यहां पर 9 जो है ग्रेटर देन 5 होने की वजह से आपको ये 2 को +1 करना पड़ेगा, तो आपको आया 311.3 मीटर पर स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ गया? वैसे ही अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो, आपने a³ कर दिया, आपको इतना बड़ा आंसर आया, बट बस 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 1 2 3 4 बस 0.7 तक चाहिए, तो 1 या 14754 को निकालना पड़ेगा, बट 1 जो है लेस देन 5 होने के कारण उसको आप अनचेंज रखोगे, दैट इज 373.7 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गया? क्या आपको बात समझ में आ गया? वैसे ही सेम दूसरा वाला क्वेश्चन, आपको मास गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी आपको निकालने बोला है, तो 5.74 को 1.2 से डिवाइड मार दो। आपको यहां पर दिख रहा है कि यहां पर आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर आपके पास 2 है, तो आंसर में भी कितना होना चाहिए? बस 2 होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम वाला देते हैं, उसके लिए आंसर आया 4.8 आपको यहां पर आंसर आ चुका है। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट अमॉन्ग ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इसमें हम लोग को पता है कि मिलीमीटर जो होता है वो आपका 10⁻³ होता है, एंगस्ट्रॉम जो होता है वो आपका 10⁻10 होता है, और फर्मी जो होता है वो आपका 10⁻15 होता है, और मीटर तो वही होता है, कुछ इश्यू नहीं है। तो इसमें आपका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया आपका एंगस्ट्रॉम। ये आपका सही आंसर हो गया, ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है पीपल, तो ऐसे सवाल आपके नीट में आ सकते हैं, आगे बढ़े? यस सर आगे बढ़ सकते हैं।
व्हाट इज ए लाइट ईयर? अच्छा, ये जो लाइट ईयर वाला जो डेफिनेशन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ये ईयर सुन के, ईयर, तो उनको ऐसा लगता है ये टाइम का यूनिट है, टाइम का, बट ये गलत है, ये गलत है। ये एक्चुअली जो है ये आपका डिस्टेंस का यूनिट है, ये आपका डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर मतलब क्या होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर, उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। और इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है लाइट, समझ में आ रहा है? तो इट इज बेसिकली लाइट एमिटेड बाय सन इन 1 ईयर, गलत। टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ, गलत। डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन फ्री स्पेस, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, नहीं, गलत। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ लो। रॉन्ग यूनिट ऑफ कन्वर्जन, ऐसे नीट में सवाल आ सकते हैं कि रॉन्ग यूनिट ऑफ कन्वर्जन क्या है, तुमको याद रखने की जरूरत है नहीं, ये तो कॉमन सेंस का सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है। क्या है सवाल? 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये तो टेबल में था, ये तो अपने को मालूम है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये थोड़ा डाउटफुल है, ये थोड़ा डाउटफुल है, कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं, क्या देखते हैं। 1 फर्मी 10⁻15 मीटर, ये तो सही है क्योंकि आपने टेबल में था। 1 लाइट ईयर और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कंफ्यूजन है। इतना हम लोग को मालूम है 1 लाइट ईयर आपका ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ही होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, ठीक है। तो शायद से 1 लाइट ईयर आपका सही हो सकता है। डाउट अपने को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही है, कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है यार, यहां पर क्या लिखा है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल लिखा है ना, मतलब एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस में कभी भी स्मॉल यूनिट्स या स्मॉल लेंथ हम मेजर करते हैं क्या? नहीं, हमेशा ज्यादा डिस्टेंस मेजर करते हैं, दूर वाला डिस्टेंस। तो दूर वाले डिस्टेंस में कभी भी 10⁻11 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, तो ये आपका गलत है, गलत है, मतलब इसमें आपका ये आंसर सही हो गया, ये आपका आंसर सही हो गया और लाइट ईयर वाला सही है। क्या आपको समझ में आया? कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना कैलकुलेशन कॉमन सेंस से हम लोग ने कर लिया। क्या समझ में आया? यस, ठीक है, आगे बढ़ते नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, चलो इसको हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे, जल्दी सॉल्व करेंगे। अभी रूल्स तो एकदम क्लियर मालूम है हम लोग को, ठीक है। 4 2 3 0 6 में सिंपल सी बात है, इसमें सारे सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 तो आपका, ये तो आपका कंफर्म हो चुका है, 5 तो कंफर्म हो चुका है, तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। हम लोग को ये 3 डिजिट्स करना है, ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपने थोड़े बहुत आपने कैलकुलेट कर लिया और आपका आंसर आ चुका है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें हम लोग को पता है कि ये वाले जो डिजिट्स है ये सब आपके नॉन सिग्निफिकेंट है, आपका एक ही है यहाँ पर एक, तो यहाँ पर ये इसमें कितने हैं आपके पास? एक सिग्निफिकेंट है, एक सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, तो 5 1, तो यहाँ पर अच्छा, तो ये आपका गलत हो गया। आपको इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखना है। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग को पता है ये a इंटू 10⁻⁻b के फॉर्मेट में, और हमको सिग्निफिकेंट फिगर बस a का देखना होता है, तो 1 2 है, तो इसका आंसर यहाँ पर 2 आ रहा है यहाँ पर, तो 5 1 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर 5 1 ऑप्शन डी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। कितना सिंपल। अभी ये जो नेक्स्ट वाला जो सवाल है, इतना मस्त सवाल है ना, ये इतना गजब सवाल है, मतलब मजा आ जाएगा। आपको ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल आंसर, कई लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, भाई नहीं 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 नहीं, उसके लिए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल पड़ा है। देखो यहां पर अभी हम लोग को सबसे पहले 2.1 2.9 और 1.25 को माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का रूल होता है कि जो आपका सबसे कम डेसिमल प्लेस है उतना नंबर आपका आएगा। तो 2.9 और 1.25 को 2.9 देखो 2.9 और 1.25 को जब आप माइनस करोगे, जो भी नंबर आएगा आप में उसमें बस सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 2 ही होंगे, क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेस कितना है? 1 का डेसिमल प्लेस है, तो उसमें भी 1 ही होना चाहिए। मतलब यहां पर कुछ समथिंग a पॉइंट b करके कुछ तो आंसर आएगा ना, a पॉइंट b, तो यहां पर अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 ही है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम लोग को इतनी बात समझ में आ गई है कि इससे हम लोग को 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहा है। अभी बात आती है इसकी 30.3 इंटू 10⁵ की। अभी इसमें आपको एक ध्यान देना है कि ये अभी साइंटिफिक नोटेशन में है नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में है नहीं, आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30.3 को आपको क्या 3.03 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि a का वैल्यू क्या 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो 30.3 को 30.3 इंटू 10⁵ को आपको इसमें a को आपको 1 और 10 के बीच में लेके आना है। तो बेसिकली आपको ये डेसिमल प्लेस इधर लेके आना है, डेसिमल प्लेस को आपको इधर लेके आना है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.03। मैंने क्या किया? बेसिकली यहां पर मैंने 10 से डिवाइड मार दूंगा और यहां पर मैं 10 से मल्टीप्लाई मार दूंगा, तो 3.03 इंटू 10⁶, है ना। तो यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? यहां पर आपको 3 आ रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। यहां पर आ गया ये 3 है, यहां पर ये 3 है, और यहां पर कितना है? यहां पर भी 3 है। अच्छा, अभी 2 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 सिग्निफिकेंट फिगर को मल्टीप्लाई किया तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए? सिंपल सी बात है, बस 2 ही आएगा, सबसे कम वाला लेते हैं, और 2 और 3 को डिवाइड किया तो कितना सिग्निफिकेंट आना चाहिए? बस 2 आना चाहिए, क्योंकि अगेन सबसे कम लेते हैं, तो आंसर आपका फाइनली 2 आएगा। आंसर आपका फाइनली आपका 2 आएगा। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल? हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में रिवीजन कर चुके हैं कि आपका प्लेन एंगल क्या होता है। आपका प्लेन एंगल इज बेसिकली L by R, है ना, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। और सॉलिड एंगल क्या होता है? आपका एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। तो बस रिवीजन के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, अभी देखो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अभी इसमें हम लोग बात करते हैं कि हम लोग यहां पर टीचर की क्यों जरूरत होती है। एनसीईआरटी आपको ना पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पढ़ना चाहिए, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत चीज समझेगा नहीं। समझो, अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है, अभी हम लोग एरर्स की बात करेंगे, हम लोग एरर्स की बात करेंगे। मतलब अगर समझो कोई भी एरर हो सकता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर है, तो लेंथ भी एरर, लेंथ आप कैलकुलेट करोगे तो लेंथ में भी कुछ एरर होगा, और ब्रेड्थ अगर कैलकुलेट करोगे ब्रेड्थ में भी कुछ एरर होगा। तो अगर आप इनका एरिया निकालोगे तो कितना एरर आपका होने वाला है, कितना एरर आपका प्रोपेगेट होगा, आगे बढ़ेगा, वो सब हम लोग इसको सीखने वाले कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने यहां पर लेंथ कैलकुलेट किया और आपको ऐसा कुछ तो वैल्यू आ रहा है। आप ये बोलेंगे ये क्या चीज है, लेंथ इज इक्वल टू 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो अगेन हम लोग ना ये वाले एग्जांपल में आते हैं। कौन सा वाले एग्जांपल में हम लोग आते हैं? ये वाले एग्जांपल में, ये वाले एग्जांपल में, हाँ जी, ये वाले एग्जांपल में। देखो मैं यहां पर ये लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैं यहां पर ये लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूं। अभी आप क्या बोलोगे? आप अभी बोलोगे कि ये 2.2 और 2.3 के बीच में आ रहा है, 2.2 और 2.3 के बीच में आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर अभी लीस्ट काउंट क्या है मेरा? लीस्ट काउंट मेरा क्या है? लीस्ट काउंट इज बेसिकली मेरा 0.1 सेंटीमीटर है, मुझे इतना मालूम है ना जी? हाँ जी। तो मैं शिद्दत से बोल सकता हूं 2.2 तो है भाई, तो यार ये 2.3 तक भी हो सकता है ना, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि 2.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एरर मेरा मैक्सिमम क्या हो जाएगा? एरर मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मतलब ये जो है, ये जो चीज है, ये मैं बोलना क्या चाहता हूं कि 2.2 तो शिद्दत से है और 0.1 का एरर मान लो, कुछ तो मान लो, क्योंकि मैं उतना ही कैलकुलेट कर सकता हूं। आपको बात समझ में आ गई है? मतलब अगर ये 2.3 भी लिख दूं, मैं यहां पर बोल रहा नहीं माइनस 0.1 का एरर हो सकता है, तो उतना मान के चल लो। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ये की चीज क्या बोल रहा है? ये आपका एरर सिग्निफाई करता है, ये आपका एरर सिग्निफाई करता है, या अगर एरर गिवन नहीं, ये आपका लीस्ट काउंट सिग्निफाई करता है। क्या आपको बात समझ में आ गई है? क्या आपको बात समझ में आ गई है? तो ये आपका एरर है, तो ये आपका एरर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? किधर गए हम लोग? हाँ जी, ठीक है। फिर ये जो 0.6% कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको बताता हूं। फिर ब्रेड भी उन्होंने ऐसे ही किया। फिर उन्होंने बोल रहा है यहां पर एक जो चीज है ना, ये आपको चीज समझना है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एरर रूल। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर रूल। इसमें हम लोग को भी नोट में आना पड़ेगा, इसको हम लोग को नोट में आना पड़ेगा। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर रूल समझते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर समझते हैं। चलो समझना शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको यहां पर एक बात समझना है। फर्स्ट बात आपको समझना है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है आपको समझना है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है आपको बात समझना है। एब्सोल्यूट एरर इज बेसिकली आपका ए मेजर्ड वैल्यू, दैट इज ए मेजर्ड या माइनस ए ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू जो था और मेजर्ड वैल्यू का जो सब्ट्रैक्शन है, बट उसका मॉड, या इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, डेल्टा ए से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई है? ये आपका एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब मेजर आपने कुछ तो किया, बट ट्रू वैल्यू में से कितना भटक चुका है, उसका मॉड होता है डेल्टा, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ओके, ये हम लोग को बात समझ में आ गई है। फिर बात आती है रिलेटिव एरर। ये रिलेटिव एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर क्या होती है हम लोग बात समझते हैं। रिलेटिव एरर इज बेसिकली डेल्टा ए, दैट इज एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। अब ये रिलेटिव एरर हम लोग कब यूज करते हैं? हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, बट ये मुझे फॉर्मूला बताना था, उसके लिए मैंने आपको बता दिया। फिर एक थर्ड चीज आती है, दैट इज परसेंटेज एरर। This is nothing but percentage, that is basically relative error into 100। ये आपका परसेंटेज एरर हुआ, मतलब कितना परसेंटेज का एरर है, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां पर वो जो क्या बोलते हैं,
यहाँ पर ये परसेंटेज आया था ना, ये परसेंटेज आया था ना, कैसे कैलकुलेट किया, 0.6% या 0.1%। ये 0.1% क्या होता है, इट्स बेसिकली उन्होंने वो परसेंटेज एरर कैलकुलेट किया है। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको उतना ही वैल्यू मिलेगा, मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय 16.2 इंटू 100 आपको 0.6 मिलेगा, 0.6 मिलेगा। मतलब कितना एरर है वो उससे आपको पता चलेगा, परसेंटेज एरर। ब्रेड के लिए भी उन्होंने वैसे ही करके रखा है, ब्रेड के लिए वैसे ही कैलकुलेट करके रखा है। अच्छा, ये हम लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ एरर रूल समझ में आ गया। अभी मैं बात करना चाहता हूं, अगर आपका एरर जो है आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपको ये एरर कितना प्रोपोगेट है वो देखना है, प्रोपोगेट होता है वो देखना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा समझ लो, ये एक नंबर है z, आप उसमें मुझे बेसिकली a प्लस माइनस भी करना है, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको करना है। तो इसमें एरर कैसे प्रोपोगेट होगा हम लोग वो समझते हैं। इसमें एरर समथिंग लाइक दिस प्रोपोगेट होगा, मतलब आपका जो z का जो एरर होगा दैट विल बी बेसिकली एरर ऑफ a प्लस एरर ऑफ b। आपको एक बात समझना है कि एरर, ये जो नोट है आप नोट साइड में करके लिखो, ये एरर ऑलवेज एड्स अप, सब्ट्रैक्ट नहीं होता, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एरर हमेशा एडिशन में होगा, हमेशा आपका क्या होगा, एरर एडिशन होगा, ऐड ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एरर ऑलवेज एड्स अप। तो प्लस हो या माइनस हो नंबर, आपको क्या करना है, एरर हमेशा ऐड होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपने लेंथ में कुछ एरर किया है, ब्रेड्थ में कुछ एरर किया है और आप उसको कुछ ऐड या कुछ करना चाहते हो, तो अगर आप ऐड करोगे तो एरर बढ़ना चाहिए ना, एरर थोड़ी कम होगा। तो एरर हमेशा क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। समझ में आ रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लस और माइनस। सेकेंड रूल आपका आता है, रुको, सेकेंड आपका आता है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ये समझेंगे। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में सिंपल सी बात है दैट अगर समझो z इज इक्वल टू x इंटू वाई या z इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई करना है, ये करना है हम लोग को। तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें आप लिखोगे डेल्टा z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा y डिवाइडेड बाय y। इट्स बेसिकली आप इसमें एरर कैलकुलेट कर रहे हो ना, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। देखो यहां पर भी आपका प्लस हो रहा है, आपका एरर क्या हो रहा है, आपका प्रोपोगेट हो रहा है। अगेन इसमें और डिटेल में नहीं जाना था क्योंकि आपका वन शॉट लेक्चर ही है, डिटेल नहीं, इसमें चला जाऊंगा तो मतलब पूरा खत्म ही हो जाएगा, पूरा दिन ही खत्म हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला मैं आपको बस रिवाइज मार रहा हूं, ठीक है। फिर आपका लास्ट वाला आपका है, दैट इज ये हो गया, हाँ ये हो गया आपका पावर रूल। इसको बोलते हैं पावर रूल बोलते हैं। अगर कुछ पावर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब समझो अगर z इज इक्वल टू अल्फा x रेज टू n ऐसा कुछ तो आया, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका आता है डेल्टा z, दैट इज डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा x। अच्छा, पावर को बेसिकली आपको नीचे लेके आना, ये नीचे आ जाएगा, दैट इज n इंटू डेल्टा x बाई x। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला, ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पावर रूल। बेसिकली क्या है, इसमें कुछ भी एरर आपका बस ऐड ही हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज हो, रिलेटिव हो, एब्सोल्यूट हो, कुछ भी हो, आपका क्या एरर हमेशा ऐड होगा। मुझे आपको ये बताना था, ठीक है। आगे बढ़े, यस। तो देखो ओके, तो देखो अभी आप ध्यान दोगे, अगर ध्यान दो, यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर का एरर आया था लेंथ में, और परसेंटेज में उसका 0.6 हो गया था, ब्रेड्थ में 0.1 आया था और ये आपका 1% हुआ था। तो जब भी आपने एरिया कैलकुलेट किया, आपको यहां पर 1.6% का एरर आ रहा है। देखो 1% प्लस 0.6% ऐड हो गया, मैं वही बोल रहा हूं, ऐड होता है एरर यहां पर, 1.6 हो गया यहां पर, और यहां पर 1.6% ऑफ 163.62 निकालोगे, आपको 2.6 का एरर मिलेगा, 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर का यहां पर आपका एरर मिलेगा। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, कुछ नहीं, राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने। देखो 163.62 को अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 163.4 हो जाएगा, 164 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2.6 को उन्होंने 3 में कर दिया राउंड ऑफ, और कुछ नहीं, ये आपका खत्म हो गया। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ चुके, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग रिलेटिव एरर की बात करें। हम लोग ने रिलेटिव एरर था तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, रिलेटिव एरर कर लिया था। क्या था वो रिलेटिव एरर, दैट इज डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए ट्रू, है ना, ये अपना रिलेटिव एरर आया था, तो इसकी बात कर रहे हैं। द रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन n बट आल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ। बेसिकली देखो क्या बोलना चाहता है, देखो यहां पर 1.20 ग्राम
हाँ यहां पर उन्होंने एरर गिवन है, एक्यूरेसी देखो 1.02 ग्राम प्लस माइनस 0.01 ग्राम, ठीक है। तो यहां पर मुझे रिलेटिव एरर ढूंढना है। व्हाट इज रिलेटिव एरर? इट्स बेसिकली डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए ट्रू वैल्यू। तो यहां पर ये मेरा एरर है, ये मेरा एरर है डेल्टा ए, तो एरर मेरा 0.01 है डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू दैट इज 1.02 इंटू 100 किया तो मुझे परसेंटेज एरर मिल गया दैट इज प्लस माइनस 1%। ये आपको बात समझ में आया? और अगर समझो 9.89 मेरा क्या ट्रू वैल्यू है, अगर आप उसमें देखोगे बस 0.1% आ रहा है। मतलब बात क्या बोलना चाहता हूं मैं कि देखो, मैं बोल रहा हूं कि मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि 100 ऑब्जर्वेशंस में आपके पास बस 0.1 का एरर है, 1000 ऑब्जर्वेशंस में आपके पास 0.1 का एरर है। तो ज्यादा एरर किसमें है? सिंपल सी बात है, 100 ऑब्जर्वेशन में आपके पास 0.1 एरर है, बट 1000 ऑब्जर्वेशंस में भी बस 0.1 एरर है। ज्यादा ऑब्जर्वेशंस होने के बाद भी एरर उतना ही है, तो आप क्या बोलोगे? 1000 ऑब्जर्वेशंस में ज्यादा एरर है। इस केस में हम लोग रिलेटिव एरर को हम लोग यूज करते हैं, रिलेटिव या परसेंटेज एरर को यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए कि कौन से किस में ज्यादा एरर है। क्या आपको बात समझ में आ गया? यस, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है पीपल। यार ये सब तो मैंने पहले से बात बोल दिया है, उसमें हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते ठीक है। अभी आज हम बात आते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अभी हम लोग बात करते हैं डायमेंशंस की बात करते हैं। चलो डायमेंशंस की बात करते हैं। देखो द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ओके, अभी इन्होंने डायमेंशंस को इन्होंने यहां पर डिफाइन कर दिया है। क्या है कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स to which the base quantities या fundamental quantities are raised to represent that quantity। मतलब देखो सिंपल सी बात है। यहां पर ये वाले पेज में मैं लेके आना चाहता हूं। कौन से वाले पेज पे? हम लोग लेके जाएंगे आपको एनसीईआरटी वाले पेज पे। एनसीईआरटी या ये अपना एनसीईआरटी वाला पेज है ये। देखो लेंथ जो है आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी, चलो इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे, हाँ जी। तो लेंथ जो है आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका जो डायमेंशन है मैं कैसे लिखूंगा? बेसिकली उसका जो यूनिट है, लेंथ जो है, उसको अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया ना तो उसका डायमेंशन हो जाता है। सो बेसिकली इसका जो डायमेंशन वो आएगा, इसको मैं लिखूंगा लेंथ और ब्रैकेट में डाल दो, तो लेंथ का डायमेंशन है मेरा एल, मास का मेरा हो जाएगा कैपिटल एम और ब्रैकेट डाल दो। टाइम मैं कैसे करूंगा? कैपिटल टी और एम और ब्रैकेट, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक करंट मेरा एम्पियर होता है, उसमें मैं करूंगा कैपिटल ए और ब्रैकेट। तो ये मैं बेसिकली डायमेंशंस लिख रहा हूं। और टेम्परेचर का कैसे करूंगा? केल्विन, तो हो जाएगा कैपिटल के और के क्या हो जाएगा? ब्रैकेट, समझ में आ रहा है? कैपिटल के और ब्रैकेट। मोल का MOL और ब्रैकेट, समझ में आ रहा है? ये सब मैं अपने डायमेंशंस लिख रहा हूं। ये डायमेंशंस यूज करके मैं और डिराइव्ड डायमेंशंस भी मैं यहां पर लेके आ सकता हूं। मैं बताता हूं कैसे। चलो नोट में लेके जाते हैं। नोट में हम लोग जाएंगे। नोट में हम लोग किधर थे? हम लोग जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग को चैप्टर जल्दी खत्म करना है ना। ओके, देखो सिंपल सी बात है। यहां पर उन्होंने वही बोला है कि देखो अगर ब्रैकेट लगा तो डायमेंशंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, लेंथ के लिए कैपिटल एल और ब्रैकेट, मास के लिए कैपिटल एम, और वही जो मैंने सेम चीज बोली यहां पर उन्होंने वही बोली है। अगर आपको वॉल्यूम का डायमेंशंस लिखना है, वॉल्यूम मेरा क्या होता है? लेंथ का क्यूब होता है। लेंथ का क्यूब मतलब क्या? L इंटू एल। एल का डायमेंशन ब्रैकेट में एल का डायमेंशन ब्रैकेट में एल। तो देखो ब्रैकेट का एल मल्टीप्लाई कर दिया तो L रेस टू क्यूब मिल गया आपको। ये आपको वॉल्यूम का आपको डायमेंशन यहां पर मिल चुका है। क्या आपको बात समझ में आ गई है? वैसे ही अगर समझो यहां पर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स मैं करना चाहता हूं दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। मुझे फॉर्मूला मालूम है। मास को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं कैपिटल एम लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। एक्सेलरेशन को कैसे लिखूंगा? मुझे इसको बेस क्वांटिटी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन जो है मुझे पता है वेलोसिटी बाय टाइम होता है, और वेलोसिटी मेरा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो ये x/t² हो गया। x मेरा क्या? लेंथ है, तो लेंथ को मैं कैपिटल लिख सकता हूं, हाँ से लिख सकता हूं। t² क्या लिख सकता हूं? कैपिटल टी का स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। तो यहां पर मेरा बेसिकली क्या आ रहा है? ये आ रहा है मेरी LT-2 आ रहा है। LT-2 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। जो मैंने बस t² को ऊपर लेके गया, तो यहां पर मुझे फोर्स के लिए क्या आ रहा है? MLT-2 विच इज बेसिकली MLT-2 मुझे फोर्स का डायमेंशन मिल गया। तो यही तो आया, MLT-2 ही तो आया। समझे कैसे डायमेंशन निकाला फोर्स का? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और कुछ नहीं यहाँ पर और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा अभी ना यहाँ पर, हाँ ठीक है, इसमें हम लोगों ने बात कर लिया। अभी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी जो आपने जो लिखा फॉर एग्जाम्पल जो फोर्स का MLT-2 लिखा, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको इधर यहाँ पर लिख देता हूं दैट इज फोर्स का आपने लिखा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आपने लिखा MLT
T-2 इसका डायमेंशन है, इसका डायमेंशन है। ये जो चीज है, ये जो सेपरेट जो चीज है, ये जो चीज है, ये उसका डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगर आपने इसको इक्वेट कर दिया वो क्वांटिटी के साथ, अगर आपने इक्वेट कर दिया ये क्वांटिटी के साथ, ये क्वांटिटी के साथ अगर आपने इक्वेट कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? यस सर, हमको बात समझ में आ गई है। तो इसमें इधर बेसिकली उन्होंने वही बोला है। देखो ये वॉल्यूम के लिए उनको L क्यूब आ रहा है। यहां पर आप m�0, t�0 ये लिख रहे हैं क्योंकि ये वॉल्यूम आपका मास और टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके लिए यहां पर पावर आपका 0 है। आप चाहिए तो लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहां पर उन्होंने बस ये दिखाने के लिए ये डिपेंडेंट नहीं है उसके लिए यहां पर किया है। ये देखो, ये वेलोसिटी के लिए किया है, m0L_t-1, मतलब मास पे डिपेंडेंट नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ गई है? तो ये डायमेंशनल इक्वेशन वाला पार्ट भी हम लोग को समझ में आ गया है। ठीक है पीपल, ठीक है। अच्छा, अभी डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज मतलब क्या होता है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मतलब अगर समझो आपने दो फिजिकल क्वांटिटीज लिए जिनका डायमेंशन सेम है, मतलब देखो सिंपल सी बात है, देखो ये मैं थोड़ा रब कर देता हूं, ये थोड़ा रब कर देता हूं। मतलब अगर समझो मैंने किया 123 केल्विन डिवाइडेड बाई 120 केल्विन, तो इसका जो भी आंसर आएगा ना, ये यूनिट डायमेंशन लेस होगा, ये डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। क्योंकि क्या, ये जो भी आंसर है वो कुछ भी आंसर आने दो, बट आपका केल्विन भी कट रहा है ना। आपको एक बात समझना है, आप जब एल्जेब्रिकली आप इसको सॉल्व कर रहे हो, आपका डायमेंशंस भी कट हो रहा है, आपका डायमेंशंस भी क्या हो रहा है? कट हो रहा है। यहाँ पर कट हो रहा है, वो भी वैसे ही आप जैसे डिवाइड मारते हो वैसे डिवाइड होते हैं। तो ये केल्विन भी कट हो जाएगा, तो ये आपको जो आंसर मिल रहा है वो आपको डायमेंशन लेस होंगे। तो जो भी आप रेशियोज निकाल रहे हो ना, वो आपका डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि आप रेशियोज में क्या करते हो? डिवाइड ही करते हो सेम क्वांटिटीज को, तो वो आपके डायमेंशन लेस होता है। क्या आपको बात समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया, आप आगे बढ़ सकते हो। अभी ये जो लास्ट पार्ट है, ये आपका जो लास्ट पार्ट है, ये मैं आपको बता दूंगा। ये इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझते हैं। क्या करते हैं हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या बारी भरकम शब्द फेंक रहे हो सर? अरे कुछ नहीं यार, इन लोग बस नाम देते रहते हैं, बहुत सेम चीज को नाम देते रहते हैं और इन लोग भारी भरकम नाम रख देते हैं। कोई इसमें ज्यादा लॉजिक की बात नहीं है, कुछ भी लॉजिक की बात नहीं है, मतलब लॉजिक की ही बात है, बहुत सिंपल सी बात है, वो समझ लेते क्या है। देखो सिंपल सी बात है, आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, ये मेरे पास 2 किलो आटा है, 2 किलो आटा है और 2 लीटर पानी है, मेरे पास 2 लीटर पानी है। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं? क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 5 किलो आटा पानी हो जाएगा? नहीं। या 4 किलो आटा पानी हो जाएगा? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये अलग डायमेंशन का है भाई। ये डायमेंशन इसका क्या है? इसका डायमेंशन क्या है? ये मास है। ये क्या है? ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका वॉल्यूम है। क्या मैं मास और वॉल्यूम को ऐड कर सकता हूं? ना, नो, वो नहीं कर सकता। ये है मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर मुझे यहां पर ऐड करना ही है तो मैं बस सिमिलर क्वांटिटीज या सिमिलर सेम डायमेंशंस को ही ऐड कर सकता हूं। मैं तभी मैं बोल सकता हूं यहां पर ये 4 kg बोल सकता हूं। अगर डिफरेंट डायमेंशंस है तो यहां पर मैं नहीं बोल सकता कि मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं। बट क्या मल्टीप्लीकेशन हो सकता है? हाँ जी, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। आप बोलोगे कैसे? अरे सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। देखो क्या है वो, क्या है? देखो सिंपल सी बात, देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे मोमेंटम कैलकुलेट करना है। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां पर मेरे पास 2 kg का मास है, 2 kg का मास है और उसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो कर पा रहा हूं ना। तो यहां पर मुझे 8 मिल रहा है, मोमेंटम 8 मिल रहा है, 8 kg मीटर पर सेकंड यहां पर मोमेंटम मिल रहा है। तो देखो यहां पर कैसे यूनिट्स, उसके जो यूनिट्स है वो भी आपके क्या हो गया? यूनिट्स क्या हो गए? वो भी आपके मल्टीप्लाई हो गए। तो आपको क्या मिल गया? यूनिट्स, मोमेंटम का यूनिट्स क्या मिल गया? केजी मीटर पर सेकंड। और अगर आपको इसका डायमेंशन लिखना है तो क्या लिखोगे? केजी का क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा, और सेकंड का हो जाएगा t-1। तो आपको मोमेंटम का यहां पर मिल चुका है, आपको डायमेंशन। क्या आपको समझ में आया? तो मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में आपका क्या, दोनों जगह सेम चीज होना चाहिए, दोनों जगह सेम चीज होना चाहिए। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर यहां पर ये A है, ये मेरा एनर्जी है, समझो ये मेरा एनर्जी है, और ये C+D कुछ तो हो रहा है, तो ये C और D का डायमेंशन क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, ये दोनों को ऐड करके अगर आपको एनर्जी मिल रहा है तो ये दोनों भी क्या होना चाहिए? ये दोनों भी एनर्जी होना चाहिए, ये मैं बेसिकली बोल रहा हूं। तो C का डायमेंशन और D का डायमेंशन क्या होना चाहिए? एनर्जी का ही डायमेंशन होना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? क्या आपको ये बात समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया, आप आगे बढ़ सकते हो। चलो इसको हम लोग अभी काम खत्म कर देते हैं। देखो मतलब देखो यहां पर ये कौन सा इक्वेशन है पता है? ये कौन सा इक्वेशन है मैं आपको बताता हूं। चलो इसको हम लोग इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हम लोग को मालूम है। तो ये बेसिकली क्या है? ये आपका डिस्प्लेसमेंट है ना? तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये भी मेरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इसका डायमेंशन आएगा एल आएगा। ये u इंटू टी है, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटू टाइम हो गया। देखो u इंटू टी को ऐसे लिख सकता हूं, टाइम और टाइम कैंसिल, तो ये भी मुझे क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट ही आ रहा है, दैट इज एल। आगे एल, ये देखो हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, डायमेंशन कैलकुलेट करते वक्त आपको कांस्टेंट इग्नोर मारो, कांस्टेंट को आपको इग्नोर मारना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके लिए इसका ये कौन भी है, क्योंकि आप कांस्टेंट का ठीक से आप आइडिया नहीं लगा सकते, तो आप कांस्टेंट इग्नोर मारना। तो 80 स्क्वायर करना है, दैट इज 80 स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन होता है मेरा वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन होता है मेरा वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या मिल गया? एक्सेलरेशन मुझे मिल गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, और इनटू टाइम का स्क्वायर ही हो रहा है यहाँ पर। तो कैंसिल, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, दैट इज कैपिटल एल। तो देखा, समझ में आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट ही होगा। समझ में आ रहा है? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यही मैं बात बोल रहा हूँ, ये बेसिकली यही वही बोला है, यही वही बोल रहा है। तो बट एक और चीज है यहाँ पर, आप ये सेम चीज आप डायमेंशनली करेक्ट है क्या? आप अगर आप फॉर्मूला को देख के आप ये बोल सकते हो, अगर समझो सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, ऐसा कुछ तो आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि एलएचएस मेरा टाइम पीरियड है, तो आरएचएस भी मुझे क्या मिलना चाहिए? टाइम पीरियड ही मिलना चाहिए। तो आप डायमेंशन यूज करके, आप डायमेंशन ये आप जो मैं अभी जो किया हूं, मैं वो यूज करके देख सकता हूं कि मुझे फॉर्मूला सही आया कि नहीं। बट आप कभी भी ये नहीं चेक कर सकते कि ये जो कांस्टेंट जो आया है वो सही है कि नहीं, क्योंकि कांस्टेंट को चेक करने का तरीका नहीं है डायमेंशनल में। तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, बट क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट है, वो मेरे को आइडिया नहीं है। तो डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके आप देख सकते हो कि फॉर्मूला का जो चीज है डायमेंशन सही आ रहा है कि नहीं, वो आप देख सकते हो। बट हाँ, कांस्टेंट का तो नहीं बोल सकते, क्योंकि डायमेंशन तो होते नहीं कांस्टेंट के, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। क्या आप बात समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। चलो ये एक सॉल्व कर लेते हैं। और देखो एक काम करते हैं, आप ये वाला जो सवाल है आप ये होमवर्क में ले लेना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको इसमें से कौन सा सही आया आपको, ठीक है? कौन सा सही आया? एग्जांपल 1.4 एनसीईआरटी का हम लोग ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh वेयर m इज द मास, वो सब बोला गया है। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। देखो, तो हम लोग को मालूम है, हाफ को तो इग्नोर मारो, mb स्क्वायर मतलब मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल M ब्रैकेट और v स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी मेरा आ जाएगा L बाई टी विच इज बेसिकली LT माइनस 1 आ रहा है। तो mv स्क्वायर का क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर मुझे आ रहा है कैपिटल M और LT माइनस 1 मुझे आ रहा है, ये उसका डायमेंशन आ रहा है मुझे। अभी mgh का कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी बात है, ये तो मास है, तो मास मुझे मिल गया। ग्रेविटी मेरा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, दैट इज LT माइनस 2 हो रहा है, LT माइनस 2, और हाइट मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगेन L मिल गया। तो अगेन मुझे क्या आया? ये ML स्क्वायर T माइनस 2 यहाँ पर आ रहा है। तो ये मुझे आना चाहिए, इधर भी मुझे वही आना चाहिए। अगर आप देखोगे, क्या मैं यहाँ पर कुछ गलती कर दी है मैंने? अच्छा, ये v स्क्वायर है, यहाँ पर ये स्क्वायर आना चाहिए, ये स्क्वायर मैंने नहीं किया। देखो पावर भी आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ML स्क्वायर T माइनस 2 आ रहा है। देखो यहाँ पर भी वही आ रहा है और यहाँ पर भी वही आ रहा है, ML स्क्वायर T माइनस 2, यहाँ पर भी ML स्क्वायर T माइनस 2। तो ये जो है डायमेंशनली करेक्ट है। बट क्या मैं बोल सकता हूँ मैथमेटिकली करेक्ट है? नहीं, वो पता नहीं मुझे। तो बट मुझे फॉर्मूला पता है, उसको मैं बोल सकता हूँ ये सही है। बट ये हाफ के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन में आप एक बार सॉल्व करना और आपको समझेगा। तो आपको इसमें बेसिकली ये इसका और इसका डायमेंशन आपका सही आएगा। तो आपको पता है ना, हाफ mv स्क्वायर आपका बराबर आंसर है, बट आप ये शिद्दत से नहीं बोल सकते डायमेंशन एनालिसिस से कि हाफ आपका इधर आना चाहिए। इधर भी सेम डायमेंशन आएगा, इधर भी सेम डायमेंशन आएगा। क्या आपको बात समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। एक आखिरी क्वेश्चन एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर। देखो, हम लोग को क्या करना है कि कंसिडर सिंपल पेंडुलम, हमको करना क्या है कि एक्सप्रेशन ढूंढना टाइम पीरियड का यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो यहां पर उन्होंने पहले बोला कि जो टाइम पीरियड है वो आपका लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। इतना हम लोग को मालूम है।
अभी हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब बोलना क्या चाहता है, बोलना ये चाहता है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से प्रोपोर्शनल है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कुछ तो टाइम नहीं, कुछ तो क्या है, कुछ तो कहता एल जी और एम से, ठीक है, लेंथ से, ठीक है, कुछ तो लेंथ से, कुछ तो आपके लेंथ से, कुछ तो आपका है लेंथ से, है ना, ये ऐसा कुछ तो है। और एक काम करते हैं, इसमें पावर भी दे देते, कितना प्रोपोर्शनल आपको मालूम नहीं ना, तो ए बी सी मैंने पावर दे दिया यहाँ पर। एक काम करते इसको खोल देते हैं, तो खोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, टी इज इक्वल टू के इंटू एम रेस टू ए जी रेस टू बी और एल रेस टू सी। इसका मतलब क्या है, मुझे एलएचएस में मुझे टाइम पीरियड आना चाहिए, यहां पर मुझे टाइम पीरियड आना चाहिए, डायमेंशन क्या आना चाहिए, टाइम पीरियड आना चाहिए। अगर ये डायमेंशनलिटी सही है तो ये सब मिला के भी मुझे क्या आना चाहिए, मुझे टाइम ही आना चाहिए, मुझे टाइम ही आना चाहिए। मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसका ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज, इसका ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज m0 l0 t रेस टू 1, ये आएगा इक्वेशन इधर एलएचएस में, और इधर भी वही फॉर्मेट में आना चाहिए, तो बस वो लिख दो। तो देखो इज इक्वल टू के, तो इग्नोर मारो, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर मारो। तो m रेस टू ए तो मिल गया मुझे, m रेस टू ए यहाँ पर हो गया, ये तो अपना एक मिल चुका है, इसको और हम लोग तोड़ नहीं सकते। अभी g क्या है, g मेरा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, lt-2 लिख सकता हूँ, तो लिख दो lt-2 रेस टू b हो गया, मिल गया। और लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ को तो लेंथ ही लिखूंगा, तो l रेस टू c हो गया, बात करता हूँ। अभी नेक्स्ट सिंपल है, ये हो जाएगा m रेस टू a हो गया, m रेस टू a हो गया, ये अपने मिल गया है, और ये क्या हो जाएगा l रेस टू b और t रेस टू -2b, यहाँ पर ये मुझे मिल चुका है, यहाँ पर मुझे ये मिल चुका है, और ये मुझे क्या मिल गया, ये हो जाएगा l रेस टू c हो चुका है, ये मुझे मिल चुका है, l रेस टू c यहाँ पर मिल चुका है। अभी कुछ नहीं कंपेयर करना है, ये कंपेयर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m रेस टू a, l रेस टू b और l रेस टू c को क्या हो जाएगा, l रेस टू b प्लस c हो जाएगा, और ये हो जाएगा t रेस टू -2b हो गया। बस अभी इसको कंपेयर ही तो करना है, m रेस टू 0 l रेस टू 0 t रेस टू 1, कंपेयर ही तो करना ही है, कंपेयर ही करना है। तो यहां पर कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या मिल रहा है, यहां पर मुझे मिल रहा है a इक्वल टू 0 मिल रहा है, a इक्वल टू 0 मिल रहा है, a इक्वल टू 0, हाँ जी, b प्लस c इक्वल टू 0 मिल रहा है, अच्छा b प्लस c इक्वल टू 0 मिल रहा है, एक और इक्वेशन मिल गया, दैट इज b इज इक्वल टू -c मिल गया, अच्छा, और -2b इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, दैट इज -2b इज इक्वल टू 1, दैट इज b इज इक्वल टू -1/2 मिल रहा है, -1/2। अगर b मेरा -1/2 है तो c मेरा क्या हो जाएगा, c मेरा हो जाएगा +1/2, बस बात खत्म। ये जो भी इक्वेशन मिला है ये इधर डाल दो, ये इधर डाल दो, ये इधर डाल दो, ये इधर डाल दो, बात खत्म। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं MAMGL ना, इसको लिख देते हैं, दैट इज T इज इक्वल टू KMGL। ये क्या हो रहा है देखो, A B C, ठीक है, A का वैल्यू क्या आया, A का वैल्यू 0 आया है, B का वैल्यू -1/2, C का वैल्यू 1/2। अच्छा देखो, मतलब T इज इक्वल टू K, ये तो 0 हो गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, G रेस टू -1/2 और L रेस टू +1/2, यही आया है ना। अच्छा सिंपल सी बात है, अभी कुछ नहीं, दैट इज T इज इक्वल टू K इंटू G रेस टू -1/2 है, मतलब स्क्वायर रूट है बट नीचे है, और L रेस टू 1/2 है, मतलब स्क्वायर रूट है बट न्यूमरेटर में है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी। तो देखो मैंने क्या दिखा दिया कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो रियल फॉर्मूला ये है, स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज 2π√L/g, ये आता है टाइम पीरियड का नया फॉर्मूला। तो देखो आपने क्या कर दिया, डायमेंशनली आपने चेक कर लिया कि ये आना चाहिए, बट के का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यस पीपल, सो आज के लिए बस इतना ही, और आज के लिए बस इतना ही नहीं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का वन शॉट खत्म हो चुका है ना खत्म हो चुका है, एंड एनीथिंग इज पॉसिबल विद अनअकैडमी। और ऐसे ही वन शॉट्स के लिए आप नीट मार्वल्स को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ने लिटरली 90 मिनट्स में हम लोग ने क्या कर दिया है, हम लोग ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस को समाप्त कर दिया है, फिनिश, ठीक है, पूरा वन शॉट हम लोगों ने कर लिया, पूरा एनसीईआरटी खत्म कर लिया, अब सारी इंटेक्स क्वेश्चन के साथ एक होमवर्क भी है, उसको आप कमेंट सेक्शन में प्लीज डाल देना, है ना पीपल। और मैं मिलूंगा कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल जाएगा टाइम टेबल, मैं भी आपको जल्दी मिलूंगा, कौन से दिन मिलूंगा कम्युनिटी पोस्ट देख लेना, ठीक है, मैं जल्दी मिलूंगा एक और नया चैप्टर के साथ, एक और नया वन शॉट के साथ, बहुत मजा आता है आपको पढ़ाने के लिए। दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ, बहुत जल्दी मिलेंगे, सायोनारा।